For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोग इस समय किस पोर्शन में है? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का वेटेज कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है और इसमें आपको तकरीबन 20s के आसपास क्या पढ़ने हैं? एक्ट्स जो है वो पढ़ने रहेंगे। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना क्या शुरू किया? फैक्ट्रीज एक्ट। इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ में जो भी चीजें दी हुई, जितने भी एक्ट्स हम पढ़ेंगे, उन सारे एक्ट्स के पीछे पर्पस और वजह बस इतना ही है कि कहीं पे काम अगर कोई कर रहा है तो वहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बना हुआ रहे? हार्मोनी बना रहे। किसके किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनी बना हुआ रहे। और ये हार्मोनी जो बना रहेगा, ये तभी बना हुआ रहेगा जब दो चीजें हो, एम्प्लॉयर भी अपने तरफ की चीजों को फुलफिल करे और एम्प्लॉय भी करे। कहीं पे भी राम दीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया काम कर रहा है। हमारे देश में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि जब वो काम करने के लिए जाएंगे तो उनको जो है वो बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? अगर राम दिन काम करने के लिए आया, उसे बोला जा सकता है इतने ही पैसे दूंगा, करना है तो कर, वरना राम दिन नहीं करेगा तो राम खिलावन है, हरिया है, बंसी है, बिरजू है, कोई और काम करेगा। जब वो काम करेंगे तो उन्हें अनह्यूमन कंडीशन में काम कराया जाएगा। अनह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या हो गया? जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में ही कहीं पे जो है वो नाला से वहां से पानी बह रहा है, कहीं पे रेडिएशन निकल रहा है, कहीं केमिकल वगैरह का स्मेल आ रहा है, और ऐसे कंडीशन में उसे काम करना पड़ेगा। ना वहां पे वॉशरूम दिया हुआ है, ना रेस्ट रूम दिया हुआ है, ना पीने के लिए पानी है। कहा गया कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए। कहा बहुत सिंपल सा चीज है, अगर कोई लॉ नहीं तो कोई नॉन कंप्लायंस भी नहीं। यानी कि इसके लिए क्या किया जाए? हमें कहा गया कि ढेर सारे हम लॉ बनाए। और ये लॉ कौन बनाएगी? कहा ये लॉ रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी और बना करके इंपोज करेगी। और इसलिए लेबर लॉ के ढेर सारे जो है वो एक्ट बनाए गए, जिसके तहत कहा गया कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत कम से कम इतना पैसा आपको मिलेगा। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत अगर आपके महीने पूरे हो गए तो ये नहीं 2 साल बाद वो पेमेंट कर रहे हैं, इतने दिन के भीतर पैसे पे करेंगे। अगर कोई कहीं काम कर रहा है, राम दिन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, इनकी बीवी बीमार पड़ गई, राम दुलारी बीमार पड़ गई, चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी कोई बीमार है, इनके लिए वहां पे फैसिलिटी होना चाहिए। अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए। कहा इतना कुछ एम्प्लॉयर नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि एम्प्लॉयर को तो एक ही चीज चाहिए, राम दिन आए, दिन भर यहाँ पे रगड़ करके काम करे और ढेर सारा चीज बनाए और उससे एम्प्लॉयर को क्या मिले? ढेर सारा प्रॉफिट हो। यही बस वो चाहता है। ह्यूमन और एथिक्स के नाम पे हम और आप तो जो है वो अपने घर में काम जो करने के लिए आती है, उससे 10 तरह के और काम करा रहे होते हैं। तो जरा सोचिए, जब फैक्ट्री में ये काम कर रहे होंगे तो इनको देखने वाला कौन है? कहा गया कि जब हम लॉ बना देंगे तो अगर उस लॉ को फुलफिल नहीं करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रावेंशन। और कॉन्ट्रावेंशन के केस में ढेर सारा क्या रख देंगे? फाइन पेनल्टी रख देंगे। और उसमें भी जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, कौन हुए एम्प्लॉयर? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंडलम बिरला, रतन टाटा, यही सब तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक। इन लोगों को 500, 1000, 10,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको जो है वो इम्प्रीजमेंट से बाय गॉड बड़ा डर लगता है। फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा, तो इनको इम्प्रीजमेंट से डर लगता है। तो वो सारे प्रोविजन किए गए हैं लेबर लॉ में, किस चीज के? इम्प्रीजमेंट के भी। तो उन्हीं ढेर सारे एक्ट्स में से अभी हम लोग किसको पढ़ना शुरू किए हैं? पहला एक्ट पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली क्या कहता है और क्यों ये इंप्लीमेंट किया गया? सबसे पहले कहा गया कि फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा हो तो ऐसा ना हो कि दिन भर काम करे और उसके बाद भी जो है जब वो काम से जाने लगे तो बोला जाए अभी कहाँ चला, चल और काम कर ले। क्या उसके वर्किंग आवर तय ना हो? अगर वो ज्यादा देर काम करेगा तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर वहां पे कोई जो है वो फीमेल वर्कर काम कर रही है तो उसके बच्चे को देखने के लिए कोई वहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर वहां पे लेबर काम कर रहा है तो उसे रेस्ट रूम या जहां वो काम कर रहा है वहां समय पे वॉश बेसिन सफाई ये जरूरी है या नहीं? डिसइंफेक्टेड से जो है पर्स वगैरह साफ होना चाहिए या नहीं? अभी अभी आप सुन रहे हैं कि आई फ्लू जो है वो फैला हुआ है। इसका मतलब ये सारा चीज गंदगी का ही तो चीज है। अगर ऐसा है, इन्फेक्शन
प्रोटेक्शन जैसा चीज, तो वहां फैक्ट्री में इन चीजों के लिए सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर कहीं पे कोई हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है, देखिए हमारे लिए केमिकल भी उतना जरूरी है जितना हमारे लिए जो है वो चावल दाल जरूरी है, क्योंकि उस केमिकल का इस्तेमाल बहुत सारे वर्क में होता है। लेकिन उस केमिकल के सही ढंग से नहीं रखे जाने पे कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग भी हो सकता है। तो कहा कि इन सारे चीजों के लिए ढेर सारे कंप्लायंसेस दिए हुए, जिन कंप्लायंसेस को क्या करना है, फुलफिल करना है, और वहां काम करने वाले को आपको क्या करना है, ये चीजें प्रोवाइड करानी है। तो ये प्रोवाइड तभी होगा जब हम कोई एक्ट बनाएंगे, और हमने फैक्ट्रीज के सारे चीजों को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया, फैक्ट्रीज एक्ट। लेकिन इस फैक्ट्रीज एक्ट को जब बनाया तो ये फैक्ट्रीज एक्ट का सबसे पहला चीज ही है, और वो कहता है कि मैं तभी एप्लीकेबल हूं जब किसी जगह का नाम क्या है। इसका मतलब कोई जगह का नाम अगर फैक्ट्री नहीं है तो वहां काम करने वाले को इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इस एक्ट के तहत सारे के सारे फैसिलिटी उसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री के डेफिनेशन में बहुत सारे चीज को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और सबसे पहले कहा कि फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, तो कहा फैक्ट्री का मतलब हर वो जगह है जिसके एक छोटे से हिस्से में भी कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। कौन सा एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों फ्लोर अगर हमारे हैं तो हर फ्लोर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। अगर जो है वो इधर एक छोटे से कमरे में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इस पूरे जगह को क्या मान लिया जाएगा, फैक्ट्री। लेकिन कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग होने से फैक्ट्री हो जाएगा, कहा नहीं, ये पहला कंडीशन है कि वहां कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, और ये किसी भी पार्ट में अगर हो रहा हो तो वो माना जाएगा, बशर्ते अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल। हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किससे हो सकता है, बिना पावर के हो सकता है, या पावर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर पावर से हो रहा है तो वहां कितने लोग होने चाहिए, 10। और अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप मैनुअल तरीके से काम अगर कर रहे हैं तो कितने लोग होने चाहिए, और ये कब होने चाहिए। तो कहा कि जिस दिन आप ये चेक करने जा रहे हैं कि ये जगह फैक्ट्री है या नहीं, ठीक इससे कितने दिन पहले चले जाइए, 12 महीने पीछे चले जाइए। और इस 12 महीने के दौरान एक भी दिन, एक भी पल के लिए अगर वहां पे 10 कब अगर जो है वो पावर का इस्तेमाल होता है, और नहीं तो कितने लोग, 20 लोग अगर काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि उनकी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो, कैजुअल वर्कर नहीं हो। और कैजुअल वर्कर का मतलब है जिसको हम कभी कभी बुलाते हैं कि भाई आज बहुत सारा जो है वो सामान उतारना है तो चलो 4 लोग काम कर लो, वो नहीं। अगर हमारे यहाँ रेगुलरली 12 लोग काम कर रहे हैं और ये 12 लोग जो हैं वो बिजली के इस्तेमाल से काम कर रहे हैं तो वो जगह क्या माना जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरे 12 महीने तक हर दिन 12 लोग काम करें, हो सकता है कि 4 महीने तक 12 लोग काम किए हैं, फिर वो उसमें से 2 लोग या 3 लोग काम छोड़ करके चले गए, तो भी वो जगह अब क्या कहलाएगा, फैक्ट्री कहलाएगा। क्योंकि पिछले 12 महीनों में एक भी दिन और एक भी पल के लिए वहां कितने लोग काम करने चाहिए, 12। लेकिन ये 10 लोग कब काम करने चाहिए, किस बेसिस पे काम करने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम 10, और नहीं हो रहा है तो कितने लोग, 20। लेकिन किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे या कैजुअल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है और उसका एक हिस्सा यहां हो रहा है और एक जो है वो किसी दूसरे जगह हो रहा है, तो कहा गया कि यहां जितने लोग काम करते हैं उसको और दूसरे जगह जितने लोग काम करते हैं उसको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करके चेक करो कि 10 लोग हैं या नहीं और 20 लोग हैं या नहीं, वरना लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि फैक्ट्री का डेफिनेशन हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यहां पे जो है वो हम रख देते हैं 8 लोगों को और दूसरे जगह भी रख देते हैं 8 लोगों को, और ऐसे कर करके तो 16 लोग हो गए और वहां पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी जगह फैक्ट्री का प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर ये प्रोविजन यहां नहीं दिया रहा था, उन्होंने बोला कि दोनों ही जगह क्या कहलाएगा हमारा, एक नहीं दोनों ही जगह फैक्ट्री कहलाएगा। और यहां पे भी फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं और वहां भी आपको कंप्लाई करने हैं। अब यहां पे हमने मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया था, क्योंकि हमने कहा जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है वहां पे चेक करेंगे कि 10 या 20 लोग। और मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने क्या किया, जितने तरह के काम होते सब किस में डाल दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज किसके दायरे में आ सके। और जब तक फैक्ट्री के दायरे में आएगा नहीं तब तक हम राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया की मदद कैसे कर पाएंगे। अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग के ही दायरे में नहीं आएगा तो मुझे बताइए वो जगह फैक्ट्री कहलाएगा।
और जब वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगा तो हम वहां पे कंप्लायंस कैसे पूरा करेंगे? हमारे ऊपर तो कंपलसरी रहेगा ही नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने बोला किसी चीज पे लेबलिंग करना, रीपैकिंग करना, चीजों को असेंबल करना, तोड़ना, जोड़ना, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, कुरकुरे बना करके उसको पैकिंग करना, सब कुछ किस दायरे में आ गया? कहीं पे व्हाइट वॉश और कहीं पे आपका ऑयलिंग हो रहा है, गाड़ी की सफाई हो रही है, गैरेज वगैरह जो आप देखते हैं, वो सारे के सारे चीज किस दायरे में आ गए? मैन्युफैक्चरिंग। और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ गए, और अगर वहां पे कितने लोग काम करेंगे? 10 लोग, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? और 20 लोग। अगर पावर का इस्तेमाल कब? पिछले 12 महीनों में एक भी दिन, एक भी पल के लिए, लेकिन किस बेसिस पे? तो वो जगह क्या कहलाएगा? क्लियर है? वो जगह हमारा जो है वो फैक्ट्री कहलाएगा। यहां पे हमने कुछ केस भी देखे थे कि अगर मान लीजिए नमक बनाने वाली कंपनी है, कुछ लोगों को समंदर के किनारे काम पे रखी हुई और कुछ लोगों को फैक्ट्री के भीतर रखा है, तो हम क्या करेंगे? जितने लोग समंदर के किनारे काम कर रहे हैं उनको भी ऐड करेंगे। किनके साथ? जितने लोग यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री में कर रहे हैं। और दोनों मिल करके अगर जो है वो 10 हो गया और कहीं पे भी पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जगह, दोनों ही जगह क्या कहलाएगा? और दोनों जगह फैक्ट्री कहलाएगा। इसका मतलब है कि जो लेबर समंदर के किनारे काम करेंगे उनको भी वही सारी सुविधाएं, वही सारी फैसिलिटी मिलेगी जो किनको मिल रहा है। अगर मान लीजिए हमने इसी में देखा था कि टोबैको बनाने वाली कंपनी है, तो वो तो टोबैको के पत्ते से टोबैको बनाती है, और पत्ते कहां से लाएंगे? जंगल से। तो वहां भी अगर वो काम कर रहे हैं तो कुछ काम वहां होगा नहीं, और कुछ काम आपका कहां पे होगा? जब वो पत्ते को काट करके लाएंगे तब प्रोसेस होने का काम भीतर होगा। कह रहे दोनों ही जगह जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बोला कि दोनों ही जगह जो है वो फैक्ट्री का ही पार्ट माना जाएगा, और दोनों को ऐड करके हम चेक करेंगे कि वो जगह फैक्ट्री है या नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने n नंबर ऑफ केस लॉस किया था, और इन केस लॉस को करने के बाद हम पहुंचे कि फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन होंगे, जो भी कंप्लायंसेस होंगे, कहा उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? तो कहा गया कि जिस शख्स के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने की जिम्मेदारी होगी, उसका नाम क्या दिया गया? ऑक्यूपायर। क्या नाम दिया गया? ऑक्यूपायर। तो अब देखिए, फैक्ट्री जो है किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, खूब सारा पैसा लविस के पास अकेले, तो इन्होंने अकेले जो है वो एक फैक्ट्री बना दिया, पॉसिबल। तो इस केस में ऑक्यूपायर कौन कहलाएंगे? लविस कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है क्या करने की? ये है हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। अगर आपने जो इन केस ऑफ फर्म, आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया और उसमें फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, तो सारे के सारे किसके ऊपर? पार्टनर के ऊपर। जो भी पार्टनर है उनकी जिम्मेदारी, वही ऑक्यूपायर कहलाएंगे, और उनकी जिम्मेदारी है क्या करने की? उनकी जिम्मेदारी है फैक्ट्री एक्ट के सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करने की। अगर कोई जो है वो कंपनी ने कोई फैक्ट्री बनाया है तो पॉसिबल। जैसे देखिए ना, ज्यादातर टाटा कंपनी का ढेर सारा फैक्ट्री है या नहीं, लेकिन ये तो कंपनी के फॉर्म में है। तो बोला गया इस केस में कोई एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ कौन? डायरेक्टर। कौन? डायरेक्टर। एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो बेचारा डायरेक्टर के इशारों पे काम करता है। तो इसीलिए ऑक्यूपायर कौन हुआ? और कहा गया कि ऑक्यूपायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की? जितने भी फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लायंसेस हैं, जो जो सुविधा देनी है, वो देने का सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर? ऑक्यूपायर के ऊपर। और अगर नहीं किया तो किसके नाम से नोटिस जारी होगा? ऑक्यूपायर के नाम से ही होगा। अगर कंपनी है तो किसके पास जाएगा? डायरेक्टर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसके पास जाएगा? सारे पार्टनर के पास। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उस बंदे के पास जाएगा जो अकेला बंदा काम कर रहा है। अब हमने यहां पे जो है वो देखा था कि अगर कोई ऑक्यूपायर है तो वो नोटिस देगा किस चीज का? कि भाई हम जो है एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं और हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अथॉरिटी को सपना तो आएगा नहीं कि इस इलाके में और कितने क्या बन गए? फैक्ट्रीज बन गए। तो कहा गया कि ये नोटिस देंगे, और कहा कि कितने दिन पहले नोटिस देंगे? तो इन्होंने कहा कि ये जो नोटिस देंगे वो कितने दिन पहले? आप अपने फैक्ट्री को स्टार्ट करने से कम कितने दिन पहले? अगर हमने 20 दिन पहले नोटिस दे दी तो क्या कोई नॉन कंप्लायंस हो गया? 1 महीने पहले दे दिया तो? लेकिन अगर 10 दिन पहले दिया तो नॉन कंप्लायंस। फैक्ट्री स्टार्ट होने के कम से कम कितने दिन पहले? 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा फैक्ट्री है जो सीजनल फैक्ट्री है, जैसे सुगर केन यानी चीनी मिल वगैरह जो है,
वहां पे साल में 6 ही महीने काम होते हैं। तो कहा गया कि वैसे केस में आपको 15 दिन पहले तो सूचना देनी ही पड़ेगी, लेकिन चूंकि जो सीजनल फैक्ट्री है वो एक सीजन के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। तो फिर जब आप दोबारा स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो हर बार स्टार्ट करने से कितने दिन पहले, 30 दिन पहले दोबारा हमें नोटिस देंगे कि देखिए हम फिर इस सीजन में फैक्ट्री को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है वो फैक्ट्री अब चलने लायक नहीं रहा, 6 महीने तक बंद था, कहीं उसके नट या कोई चीज खराब तो नहीं हो गए, ये देखना बहुत जरूरी रहता है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर के पास जाता है, एज पर रूल उनका काम है कि उन्हें विजिट करना पड़ता है वहां, और वहां जाकर के वो देखते हैं कि सारा कुछ टनाटन है, कंडीशन सही है, ऐसा ना हो कि स्टार्ट किया और कोई ना कोई क्या हो गया, हादसा हो गया। तो कहा कि ये आपको क्या भेजना जरूरी है, नोटिस जरूरी है। तो पहली बार नोटिस कब जाएगा, कम से कम 15 दिन पहले हर तरह के फैक्ट्री को देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जो है वो कौन से फैक्ट्री, अगर जो है हम सीजनल फैक्ट्री है तो उस केस में क्या होगा, पहले बार में तो 15 दिन पहले देंगे, और उसके बाद हर बार जितने बार सीजन के बाद फैक्ट्री को क्या करेंगे, उसको बोलते हैं रिज्यूम करना, स्टार्ट करना, तो उसके कितने दिन पहले देंगे, कम से कम 30 दिन पहले जरूर देंगे। और जब ये नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस में बताते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सा प्लांट मशीनरी लगा है, हम किस किस तरह का चीज बनाएंगे, हमारे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, ताकि हम जो है एक अंदाजा लगा सके कि इस फैक्ट्री में किस किस तरह का मिसहैपनिंग हो सकता है। साथ ही साथ अगर उसमें कोई मैनेजर अपॉइंट हुआ तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ऑक्यूपायर बता देगा कि हमने मैनेजर को क्या कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है, अगर कहीं कोई कम्युनिकेशन हो तो इसके साथ करना। लेकिन अगर आपने इस बात की सूचना नहीं दी तो कोई भी कम्युनिकेशन किसके साथ किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, नहीं वर्ड बोलिए, किसके साथ, ऑक्यूपायर के साथ। कंपनी के केस में वो ऑक्यूपायर कौन होगा, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर, और प्रोप्राइटरशिप के केस में वो प्रोप्राइटर जिसने उसको एस्टैब्लिश किया है। तो अब देखिए हम लोगों ने यहां पे सारे के सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं, किस चीज के, कि फैक्ट्री किसको बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कौन है, और वो बंदा जिसको सारे फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस फुलफिल कराने हैं, जितने भी अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस शख्स का नाम क्या है, ऑक्यूपायर। और उसी ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है वो सारा कंप्लायंसेस करना, और नहीं किए जाने पे उसके ऊपर क्या इंपोज होगा, फाइन पेनल्टी इंपोज होगा। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। जल्दी बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे, हाँ पूछिए। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में मत लगिए, क्यों, क्योंकि जब बोला गया कि अथॉरिटी के पास जाएगा तो अब आप पूछेंगे कि उसको डाकिया लेकर के जाएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, कोई बुलेट चला के जाएगा, वो रॉयल इनफील्ड से जाएगा या स्कूटी से जाएगा, तो ये इररेलेवेंट, ऑफिस को भेजा जाता है। और उस ऑफिस को हम बोलते हैं कि इंस्पेक्टर अगर हमने बोल दिया तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर। जैसे मैं बताता हूं, अगर बोला जाए कि आईजीपी को आपको कम्युनिकेट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूछेंगे कि ये पंकज सर को करेंगे, रुचि मैम को करेंगे या किनको करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है कि अगर आईजीपी को आएगा तो कौन सा चीज मेरे पास आएगा, कौन सा सर के पास जाएगा, और कौन सा जो है वो मैम के पास जाएगा, कौन सा टेक्निकल टीम के पास जाएगा। तो इस ऑफिस को हम बोलते हैं कि दैट ऑफिस इज नोन एज इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। अब उसमें जो है वो हो सकता है उठाते वक्त तो प्यून ने पहले उठा लिया होगा, पॉसिबल। तो इसीलिए ऑफिस हमेशा जहां भी ये वर्ड होता है तो वो क्या हो गया, ऑफिस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, जिसमें इंस्पेक्टर भी इंक्लूडेड है। और अगर कभी हमने इंस्पेक्टर बोला तो उसमें चीफ इंस्पेक्टर भी इंक्लूडेड है। अगला, हाँ जी, कि हम जो उनको क्या करने के लिए जा रहे हैं, अपॉइंट करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे आपका जो चीज है ये देखिए, यहीं पे था ना आपका, किस जगह था, ये है whenever a new manager is appointed the occupier shall send to the inspector written notice to chief a copy thereof। ये पहले नहीं होता, ये क्या है, within 7 days। इसका मतलब है कि आज अगर आपने अपॉइंट किया, मान लेते आज 1 तारीख है, तो 8 तारीख तक जरूर बता दीजिएगा कि हमने जो है वो
इनको जो है वो क्या अपॉइंट कर लिया है, हमने सिया को जो है वो मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। ये मैं ऑक्यूपायर हूं, मैं बताऊंगा, मैंने नहीं बताया इसका मतलब क्या है, भले मैंने इनको अपॉइंट कर लिया है बट ऑथोरिटी के नजर में सिया इज नॉट अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ दैट फैक्ट्री, और सारा कम्युनिकेशन और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, मेरे ऊपर ही। हाँ जी, बढ़े आगे, चलिए अब देखिए हमारा मेन काम यहां से शुरू होता है। अभी तक तो हम कहिए सारा का सारा बाउंड्री ही बना रहे हैं, अब यहां से पार्टी शुरू हुई है किस चीज की, प्रोविजंस की। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत रामदीन, रामखेलावन, बंसी बिरजू हरिया काम करे। मुझे बताइए क्या इनका बार्गेनिंग पोजीशन होता है, क्या ये जाकर के कोई फरमाइश कर सकते हैं कि यहां गंदा है मैं काम नहीं करूंगा, चल मर तू मत कर, क्योंकि क्या रीजन क्या है बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो नहीं करेगा तो तुरंत कोई करने के लिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कहा गया कि ये सारे प्रोविजन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे किस एक्ट के अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और जिसमें से देखिए कौन कौन सा फैसिलिटी, देखिए फैसिलिटी कभी एक दूसरे पे अगर ओवरलैप हो जाए तो उसमें परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारा फैसिलिटी जानना है। हो सकता है कि कुछ वेलफेयर वाला जो है वो सेफ्टी वाले से थोड़ा मैच करता रहेगा, तो उससे भी हमें दिक्कत नहीं, हमें वो सारे के सारे चीज प्रोवाइड कराने हैं कहां पे, फैक्ट्रीज में। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा गया है, फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन। और मुझे बताइए फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजन कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, और ऑक्यूपायर का मतलब अगर कंपनी टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का इधर है ना, टाटा, टेल्को, टिस्को, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर, सब तो टाटा कंपनी का ही है। तो इनके फैक्ट्री एक जगह थोड़ा ना है, बहुतों जगह पे है, लेकिन जो डायरेक्टर है वही फुलफिल करेंगे। तो लिखा हुआ क्या है, फैक्ट्री शुड बी, क्या मतलब हुआ, फैक्ट्री साफ सुथरा रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर, ऑक्यूपायर। और टाटा कंपनी के केस में ऑक्यूपायर मींस डायरेक्टर रतन टाटा। सुबह सुबह जो है वो आराम से ऐसे करके गमछा बांधेंगे और बकेट लेंगे और उसमें जो है वो पोछा डालेंगे, उसमें जो है वो लाइजोल डालेंगे और आ जाएंगे और शुरू है। लॉ तो यही बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री शुड बी व्हाट, और बोला गया कि प्रोविजन कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर। तो ये दोनों बात तो उसी तरफ जा रहा है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब सुबह सुबह जो है वो आएंगे और क्या कर रहे हैं, एकदम लगे हुए झाड़ू पोछा बिंदास किए जा रहे। क्यों, क्योंकि आगे दिखाऊंगा पेनल्टी कितना बड़ा है, इंप्रीजमेंट तक का पेनल्टी है कि झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो जेल में डाल देगा। कहा गया लॉ तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि ऑक्यूपायर खुद से स्वयं साक्षात अपने हाथों से ही करे, उसे ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। रामदीन को रखा है काम पे, तो ऐसे ही रामखेलावन, बंसी बिरजू हरिया में से ही कोई करेगा जिसको उस काम के लिए रखा है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं रखिए कि फैक्ट्री में काम ढेर सारा, लेकिन चाहे वहां गंदगी भी मचा हुआ है तो भी क्या कराते रहे, काम कराते रहे। तो आपको किसी को सैलरी इस चीज के लिए भी देना पड़ेगा ताकि वहां लगातार क्या बना हुआ रहे, सफाई बना हुआ रहे। प्रॉपर अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस। इफ्लुएंस का मतलब होता है जो ट्रेड से जब आप कोई जो है वो एक्टिविटी करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तो उसका जो कचरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंस बोलते हैं। हमारे और आपके घर से वेस्टेज और गार्बेज निकलता है, फैक्ट्री जब काम करता है तो उसके जो कचरे हुए उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंस। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस, मतलब यह है कि अगर गंदगी जो है वो जाए तो कहा गया कि वो कवर्ड पाइप से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं कहीं केमिकल का काम होगा, तो अगर वो केमिकल वेस्ट के रूप में बह रहा है, आप ये सब तो छोड़िए, कहीं पे ना पेंटिंग अगर होता रहे, पेंट समझ रहे हैं, कहीं पे पेंटिंग वगैरह हो रहा है, वहां जाकर के देखिएगा, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा दम घुटने लग रहा है। जहां पे नया नया पेंट होता है, ऐसा फील होता है या नहीं, सफोकेशन जैसा लगता है या नहीं। लकड़ी वगैरह की पेंटिंग या घर में अगर जो है वो पेंटिंग हुआ हो, जरा सोचिए, जहां आपके घर में नया नया पेंट हुआ रहता है, अगर गेट बंद रहता है तो सफोकेशन होने लगता है। जहां पे ये पूरा का पूरा पेंट बन रहा होगा, वहां वेस्ट जो बह रहा होगा, वहां पे कैसा हाल होगा। कहा गया कि इसीलिए वो वेस्ट क्या होना चाहिए, कवर्ड होकर के बहना चाहिए, ताकि कहीं किसी को उससे नुकसान ना हो, कहीं उससे रेडिएशन वाला चीज ना निकल रहा हो। वेंटिलेशन शुड बी एडिक्वेट, ताकि क्या आता रहे, आप जो है वो ढंग से सांस ले पाए, सफोकेशन वगैरह ना हो। रीजनेबल टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, तो क्या किया जाए, रामदीन, रामखेलावन सबके पीठ पे एसी बांध दिया जाए। कहा गया कि नहीं,
ये नहीं बोला गया कि एसी लगा हुआ होना चाहिए। रीजनेबल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी कोई भी आदमी जो है वो काम कर रहा है तो उस केस में ये बहुत जरूरी है कि आप उसको उस तरह का इक्विपमेंट दें जिससे वो टेम्परेचर को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। जैसे आप सुनते होंगे, देखे होंगे, सियाचिन ग्लेशियर पे भी हमारे जवान काम करते हैं, वहां पे रहते हैं, फोर्स वगैरह, चाइना बॉर्डर जो हो गया आपका, सियाचिन वगैरह वाला जगह, लद्दाख वगैरह, इन तरफ, तो वहां पे जो है वो उनको उस तरह का ड्रेस दिया गया या नहीं, क्योंकि वहां माइनस में टेम्परेचर है, तो देखते हैं उनके व्हाइट कलर का अलग तरह का ड्रेस है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि वहां पे इतना टेम्परेचर रहे कि लोग क्या कर सके, काम कर सके। एसी लगाना पर्पस नहीं है, चाहे वहां पे बड़ा एग्जॉस्ट लगा रहे, बड़े बड़े क्या लगे रहे, पंखे लगे रहे, लेकिन टेम्परेचर इस लेवल पे ना हो कि आदमी के काम करने लायक सिचुएशन ना रहे। डस्ट एंड फ्यूम्स कंट्रोल्ड बिलो परमिसेबल लेवल। डस्ट मतलब क्या हुआ, गंदगी, और फ्यूम्स मीन्स धुआं। मुझे एक चीज बताइए, फैक्ट्री अगर है तो फैक्ट्री में धुआं और धूल ये होगा या नहीं होगा, सोच के देखिए। कहीं पे सीमेंट बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो वहां पे धूल नहीं होगा, लेकिन क्या लिखा है वो देखिए, तो होना नहीं चाहिए ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्ड बिलो। वो भी मानते हैं कि अगर कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रहा है तो धूल उड़ेगा ही, धुआं होगा ही, लेकिन किस लेवल पे रखना है, परमिसिबल लेवल पे। इसका मतलब ये होता है कि एक मानक पैमाना और एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इससे ज्यादा ना धूल रहना चाहिए, ना इससे ज्यादा क्या रहना चाहिए, धुआं रहना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, वहां पे एग्जॉस्ट लगाना है, वेंटिलेशन लगाना है, चिमनी प्रॉपर लगाना है, ताकि उस लेवल से ज्यादा धूल और धुआं ना रहे। एकदम तो खत्म हो नहीं सकता, तो हमने नियम बना दिया कि इतने बड़े एरिया में इससे ज्यादा डस्ट का पार्टिकल नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा जो है वो धुआं का पार्टिकल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल्ड बिलो परमिसेबल लिमिट। क्या होता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन? देखिए, अगर यहां पे बात को सुने हुए रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, वरना इसको जब रटने लगेंगे ना तो दम निकल जाएगा कि ये क्या हुआ। लेकिन अगर समझा हुआ रहेगा तो बस हमें रिकॉल करना रहेगा कि इतने में से कुछ ही बातें तो हमें लिखने पड़ेंगी। जब हमसे 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंशन द वेरियस फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तो इसी में से हमें लिखना रहेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, नॉर्मली आप बोलते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी है, ये वर्ड यूज करते हैं कभी, अरे आज तो बड़ा ह्यूमिडिटी है। या अक्सर आप देखिएगा बारिश से पहले, बारिश जब हो जाएगा उसके बाद अगर हवा नहीं चलेगी तो बड़ा अजीब सा चिपचिपा सा फील होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिडिटी। आप उस ह्यूमिडिटी में देखिएगा ब्रीदिंग करने में भी दिक्कत होता है, अनकंफर्ट सा लगेगा और ज्यादा थकने लगिएगा। तो बारिश के बाद सबसे ज्यादा ये ह्यूमिडिटी, क्योंकि उसमें कण होते हैं ना, बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या रहते हैं, पानी के बूंदे वगैरह, उसके कारण ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है। तो आप कहिएगा सर फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी, और आपने लिखा है कौन सा ह्यूमिडिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है वो सुनिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं फैक्ट्री में जिन प्लांट से इतना हीट निकलता है कि अगर उस पे लगातार जो है वो पानी ना गिराया जाए, कंटिन्यूअसली क्या ना गिराया जाए, अगर पानी नहीं गिराया जाएगा तो उसके पाइप वगैरह फट जाएंगे लिटरली। और कभी आपने सेंट्रलाइज एसी का प्लांट देखा है? सेंट्रलाइज एसी का प्लांट अगर नहीं देखा है तो कभी आपको अगर विश्वविद्यालय जाने का मौका मिले, डीयू, तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे जब आप उतरिएगा और डीयू के तरफ जाइएगा तो वहां पे दिल्ली मेट्रो का बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एसी का प्लांट लगा हुआ है, और उसके ऊपर लगातार जो है वो ऐसे करके फौहारा बना करके लगातार पानी गिराया जाता है। लगातार उस मशीन के ऊपर क्या गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, और उसमें बनाया हुआ है वो पानी फिर से जो है वो ऊपर जाता है और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि वो मशीन जो हम लोगों को इतना जो है वो ठंडा करता है, वो अगर उसमें लगातार जो है वो वाटर ऊपर से ना गिराया जाए तो इतना गर्म होता है उसका पाइप कि फट जाएगा। और यही वजह कि आप ऑटर के पास कभी रहिएगा, ऑटर मतलब या इसी के एसी के पीछे जाकर के देखिएगा, इस तरफ इतना ठंडा हवा फेंक रहा है और उधर जो है आप देखिएगा कि वहां आप खड़े नहीं रह सकते हैं,
बहुत तेज क्या आता रहता है, हवा आता रहता है, तो मशीन गर्म होता है। तो उसको गर्म को रोकने के लिए उसके ऊपर क्या गिराया जाता है, पानी। और जब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, गर्म चीज पे, तवा वगैरह पे जब पानी पड़ता है तो कैसे छन करके वो हर तरफ उड़ता है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, ह्यूमिडिटी क्रिएट होगा। और अगर वहां ह्यूमिडिटी क्रिएटेड रहेगा तो वहां पे ब्रीदिंग में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसीलिए कहा गया कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ये तो हमें पता है कि मशीन इतना गर्म हो रहा है, करना पड़ेगा ऐसा। क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड बिलो व्हाट, परमिसेबल लिमिट। बताया हुआ है कि इससे ज्यादा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वहां ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी कैसे खत्म होता है, वहां पे आप तेज हवा का जब ब्लो देंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। इसका मतलब वहां पे उतने ही बड़े बड़े क्या होने चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए, और उतने ही बड़े बड़े पंखे लगे हुए होने चाहिए। यही वजह है कि देखिएगा फैक्ट्री वगैरह में कभी आप जाइएगा तो आपको ऐसा पंखा नहीं दिखेगा। अगर कभी मौका लगे तो मेट्रो पे आपने सीआईएसएफ वालों के पास देखा है फैन वगैरह, किसी किसी मेट्रो स्टेशन पे देखिएगा कि बहुत बड़े से जो है वो पंखे लगे हुए होते हैं। सीआईएफ वाले जहां चेकिंग के लिए बैठे रहते हैं तो इस दीवार बड़ा सा फैन रहेगा और बहुत तेज हवा मारता है। वैसे वैसे पंखे आपको फैक्ट्री में हर जगह ऊंचाई पे दिखते रहेंगे। सीलिंग फैन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। वहां से अगर हवा ऐसे ऐसे होगा तो पहुंचेगा कब, तो इसीलिए जो है वो ज्यादातर कौन सा यूज होता है, वहां पे वॉल फैन यूज होता है। ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड। क्यों भाई, ओवर क्राउडेड क्यों अवॉइड करना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट का खतरा। कोई भी एम्प्लॉयर यही ना चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे रखो छोटे जगह में और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, चीजों को प्रोड्यूस करो। लेकिन आप खुद देखते होंगे जब एक ही कमरे में ज्यादा लोग रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे उतने सारे लोग किस एक्टिविटी के लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए हैं। तो बोला गया कि नहीं, जगह के हिसाब से लोगों को क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे। और उसी में इन्होंने बताया है कि कम से कम देखिए कितना स्पेस है, एक वर्कर के लिए फैक्ट्री में मिनिमम 14.2 क्यूबिक मीटर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। क्यूबिक क्यों बोला गया पता है, क्योंकि हम इसको 3 डायमेंशनल ले रहे हैं, इसलिए क्या यूज किया गया है, क्यूबिक, यानी मीटर क्यूब बोला गया। इसका मतलब हुआ कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो कम से कम कितना होना चाहिए, 14.2 मीटर होना चाहिए। इसका मतलब आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो एक टाइल है ये 2 बाई 2 फीट का टाइल है, यानी ये 1 मीटर भी नहीं है। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं लंबाई चौड़ाई में तो सोचिए 4 इंटू 4 तो 16 हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 भी नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि तकरीबन 2 मीटर जो है वो कम से कम लंबा, चौड़ा और ऊंचा क्या होना चाहिए। यानी कि इतने बड़े एरिया और इतने ऊंचाई तक का स्पेस। कहने का मतलब है कि अगर इस रूम को हम देखें तो इस रूम के हिसाब से यहाँ पे आप 7 से 8 लोगों को क्या कर सकते हैं, काम पे रख, काम के लिए, क्लास के लिए नहीं। अब क्लास के लिए मत बोलिएगा सर 14.2 क्यूबिक मीटर चाहिए, तो फैक्ट्री थोड़ा ना ये है। तो फैक्ट्री में जहां लोग काम कर रहे होते वहां पे स्पेस भी तो चाहिए, मशीन वगैरह का इस्तेमाल होगा। ओवर क्राउडिंग, एडिक्वेट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। एडिक्वेट लाइट इसीलिए ताकि जो है वो किसी तरह का कोई हादसा ना हो, क्योंकि एम्प्लॉयर तो चाहेगा कम से कम बिजली और कम से कम क्या हो, हमारा चीज जो है वो यूटिलाइज हो। वंस इन एवरी वीक फ्लोर शुड बी थॉरोली क्लीन बाय वॉशिंग। किस चीज से कह रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे तो फैक्ट्री शुड बी क्लीन, हर दिन सफाई होनी ही चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन कम से कम किससे साफ करेंगे, डिसइंफेक्टेड से, जिससे बैक्टीरिया और जर्म्स क्या हो जाए, सारा का सारा चीज मर जाए। ये जो है फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस। अगला चीज देखिए, व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरीड ऑन, कितने दिन पे, एटलीस्ट वंस इन एवरी 14 मंथ्स, हर 14 महीने पे वॉट वॉश वगैरह क्या होना चाहिए। Where surface has been painted, repair should be carried out once in कितने दिन पे, if washable then once in every period of 6 months। अगर वॉशेबल सरफेस है जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं, आप जो है ऐसा पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सुनते होंगे कि ये क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। बच्चा गंदा किया, ऐड भी आता रहता है, उसकी मम्मा गई ऐसे करके की, पोंछ दी और वो क्या हो गया, साफ हो गया।
अगर ऐसा है तो कह रहे हैं कि कितने दिन पे, हर 6 महीने पे उसको क्या करना है, साफ करना है। और रिपेयर का काम जो है वो कितने दिन पे होना चाहिए, एक बार 5 साल पे देख लेना कि हर जगह सब कुछ ठीक है, कहीं टूट फूट तो नहीं गया है। ऑल डोर, विंडो एंड अदर वुडन और मेटेलिक फ्रेम्स बी केप्ट पेंटेड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ कितना, चाहे लोहे का हो चाहे किस चीज का हो, लकड़ी का हो, कितने साल पे एक बार पेंट होना जरूरी है, 5 साल पे। अगर आपने 4 साल पे कर लिया तो कॉन्ट्रावेंशन है, 3 साल पे किया तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर 6 साल पे किया तो कॉन्ट्रावेंशन है। द डेट ऑन विच सच प्रोसेस आर कैरीड ऑन, और जिस दिन आपने कौन सा काम किया है, व्हाइट वॉश, पेंटिंग, रिपेयरिंग, उसको कहां मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में, ताकि जब फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा तो वो देखेगा लास्ट कब हुआ था पेंटिंग, तो 2015 में हुआ था, अच्छा अभी तो 2023 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, तभी तो उसमें क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप जो है वो उस चीज पे मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब तो जब वो आएंगे उसी समय जाएंगे और कल का डेट डाल देंगे, पॉसिबल। और इसका जो है वो रेगुलर इंटरवल पे आपके रजिस्टर की क्या होते रहती है, चेकिंग होते रहती है। और यही ऑडिट का पार्ट हुआ। और जब एक कंपनी सेक्रेटरी को ही लेबर लॉ का ऑडिट दिया गया, यही वजह है कि यहाँ पे 40 नंबर और प्रोफेशनल में 100 नंबर, टोटल 140 नंबर का आपको पढ़ना है, 140 नंबर का पढ़ना है। कौन सा लॉ, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ आपको पढ़ना है। तभी तो कल के डेट में ऑडिट पे जाइएगा तो आपको पता ही नहीं है प्रोविजन, तो आप ऑडिट क्या खाक कीजिएगा, आपको रजिस्टर दे दिया गया। कब पेंटिंग हुआ था जी, तो 2015 में, ठीक है। अरे भाई ठीक नहीं है, खराब है, आपको क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि दिस कंप्लाइज हैज not been fulfilled, this should be done within 5 years but after 8 years it has not been done yet। ये आपको वहां ऑडिट में लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखे तो फिर आपकी जो सीएस बने हैं वो पूरा का पूरा लाइसेंस वगैरह बाद में क्या होगा, कैंसिल होगा। जिस दिन ये पोल खुलेगा कि ऑडिट के लिए ये आए थे और इतने होनहार थे, माना ये जाएगा कि आपने उनसे जानबूझ करके क्या लिए हैं, पैसे लिए हैं। इसीलिए अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं किया तो भैया लाइफ तो सेट है, क्योंकि आपको ऑडिट वगैरह का काम संभालना है और आपके ऊपर ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल का ही जो है वो फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन का प्रोविजन है। समझ रहे, पोसंपा पे पोसंपा 10 साल के लिए, खाना रहना सब कुछ फ्री, यानी जेल की सजा, लाइफ तो सेट ही है। तो इसीलिए जो है वो कंप्लायंस पता रहेगा, तभी आप क्या कीजिएगा, तभी तो ऑडिट कर पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेड में, if the state government find that a particular factory cannot comply with the above requirement, हो सकता है कि कोई फैक्ट्री अभी नया हो, छोटा हो, या उस फैक्ट्री में ऐसा कोई एक्टिविटी ही नहीं होता है जिस एक्टिविटी के कारण इतना चीज गंदा होगा कि 5 साल पे क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, या 14 महीने पे आपको क्या करने पड़ेंगे, व्हाइट वॉश करना पड़ेगा। जरा मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, प्लास्टिक का बाल्टी बन रहा हो, प्लास्टिक के चीज हो, गंध मचेगा, या मान लीजिए कि लोहे का काम हो रहा हो, या ग्रीस या ऑयल वगैरह का काम हो रहा, तो ज्यादा गंदा होगा या नहीं होगा, उसे हर दिन साफ करना पड़ेगा फर्श को या नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर का कोई काम हो रहा हो, असेंबलिंग का काम हो रहा हो, या यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग का काम होता हो। लेबलिंग का मतलब क्या हुआ, ये चेयर आते हैं और इस पे नील कमल वाला स्टिकर आप लगाते हैं और उसको रखते चले जाते हैं, पैक करते हैं और वो बिकने के लिए चला जाता है। तो मुझे बताइए, इस काम में भी उतनी ही गंदगी होगी, हाँ या ना? अगर नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कर सकती है, ये जो प्रोविजन ऊपर में लिखा हुआ है, अगर उनको नेसेसरी नहीं लगेगा तो उससे आपको क्या कर सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है कि आपको ये काम 7 दिन में नहीं, आप 10 दिन में भी करोगे तो चलेगा। आप जो है वो फर्श को जो है वो 7 दिन में डिसइंफेक्टेंट से साफ करने की जगह 15 दिन में भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई गंदगी और इस तरह का कोई भी काम नहीं होता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन है। लेकिन याद रखिए, ऐसे केस में क्या होगा, ये उनकी मर्जी है, वो सिचुएशन देखेंगे और आपको वेवर देंगे। वेवर का मतलब है रिलैक्स करना, लेकिन अल्टरनेट जो चीज वो बताएंगे वो आपको क्या करना रहेगा, करना रहेगा। हो सकता है वो आपको बोले कि आप सिर्फ वैक्यूम क्लीनर मशीन को एक बार घुमा दो तो भी चलेगा। फैक्ट्री में नहीं बोला, फैक्ट्री में बोला 7 दिन पे रगड़ करके क्या करो, साफ, किस चीज से, डिसइंफेक्टेंट से करो।
यानी बैक्टीरिया जर्म्स को मारो, और आपके केस में क्या बोल दिया कि बस किससे कर दो, वैक्यूम क्लीनर लो, उससे भी कर दोगे तो चलेगा। तो जो भी कंडीशन बताया वो आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और ये सब किसके तहत था, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस जो प्रोवाइड करना है। और जिम्मेदारी किसके ऊपर, ऑक्यूपायर के ऊपर। लेकिन ऑक्यूपायर का मतलब ऑक्यूपायर खुद से करे ये नहीं झाड़ू पोछा लेके, बल्कि क्या है, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट उसे करना पड़ेगा। क्या खुद पेंटिंग करने पहुंच जाए? तो पता चला कि इतने बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, ये लोग कभी मीटिंग में तो दिखेंगे ही नहीं। कभी जो है वो पोछा लगाते हुए दिखेंगे, कभी दीवालों पे पेंटिंग करते हुए दिखेंगे। वेलफेयर मेजर्स कहा गया कि कौन कौन सा चीज वेलफेयर मेजर्स में आएगा। तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वॉशिंग फैसिलिटीज। एक एरिया होना चाहिए जहां पे वो क्या कर सके, पानी वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। ऑल मशीन शुड बी प्रॉपरली वॉट, फेंस का मतलब होता है कि घेरा जाना। क्यों ऐसा जरूरी है, बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं, हाँ जी सावित्री, सत्यवान, तो बहुत सारे जो है वो ऐसे मशीन होते हैं जिस मशीन से क्या होगा, ठीक से बैठिए नहीं तो पूरा का पूरा नींद आ जाएगा। आप जितना कंफर्ट जोन में जाएंगे ना उतना जो है वो फिर बेहोश होने लगेंगे। तो हम लोग भी पहले होता था कि पापा बोलते थे कि बेटा सिर्फ गधे वाले स्टाइल में पढ़ा मत करो, बल्कि थोड़ा सोचा करो, थिंकिंग। तो थिंकिंग जैसे ही बोलते थे तो हम लोग ऐसे करके थिंकिंग में ले करके, और ठंड के समय में रजाई लेकर के ऐसे, मम्मा आई पढ़ लो, नहीं तो आएंगे पापा तो फिर पूछ मम्मा थिंकिंग। तो मम्मा भी सोची कि चलो बेटा होनहार निकला, पिताजी का कुछ तो बात माना, क्या कर रहा है, थिंकिंग। बस कब हम लोग ओवर थिंकिंग में चले गए मत पूछिए। थोड़ी ही देर के बाद खराटे की क्या रही है, आवाज आ रही है, और थिंकिंग किस में कन्वर्ट हो गया, ओवर थिंकिंग में जो है वो कन्वर्ट हो गया। यहां पे कह रहे हैं ऑल मशीन शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड। क्यों ऐसा बोला गया प्रॉपरली फेंस्ड, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यही फैन लगा हुआ है और इसको फेंस करने का मतलब आगे में जो जाली लगा हुआ है, अगर मान लीजिए ये जाली हटा दिया जाए और ये नजदीक में रहे तो किस चांसेस है कि नहीं किसी के हाथ उथ में लग सकता है। और खास करके आपके टेबल फैन वगैरह जो नीचे होते हैं, नहीं टेबल फैन रखते हैं, अगर उसके आगे ये कवर ना लगा रहे तो किसी को नुकसान हो सकता है या नहीं। ऐसे बड़े सारे आपके मशीन होते हैं, जो मशीन इतना ज्यादा जो है वो पावर के साथ चीजों को मूव कराता है, और उनके जो बेल्ट वगैरह होते हैं वो स्टील के पूरे लगे हुए होते हैं। अगर वो गलती से छूट गया तो जो अगल बगल है मत पूछिए, सुदर्शन चक्र की तरह काम करेगा और कितने लोग स्वाहा। आपने आटा मशीन देखा है, गेहूं की जहां पिसाई होती है, उसमें देखिएगा दो पुली बना होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, और एक बड़े से फीते को पहले उधर लगाया जाएगा, फिर खींच करके इस पे लगाया जाता है, और तब जब मशीन चलता है तो ऐसे करके वो पत्ती जैसा घूमता रहता है, उसी के कारण मशीन चलता रहता है। देखा है कभी? और अगर वो गलती से छूट जाए तो वो बहुत पावर के साथ निकलता है, इसलिए उसके आगे लोग क्या करते हैं, इतने ऊंचाई तक कवर कर देते हैं दोनों साइड में। तो यहां भी कहा जा रहा है कि जितने भी ऐसे मशीन हैं जिसमें किसी भी तरह का जो है वो इंसिडेंट हो सकता है, वो सारे क्या होने चाहिए, प्रॉपरली फेंस्ड होने चाहिए। मशीन शुड बी चेक्ड रेगुलरली एज पर रूल, और उसका समय समय पे क्या होना जरूरी है, चेक कीजिए कहीं कोई नट वगैरह पतला तो नहीं हो रहा है। पता चला एक ही दिन लैप्स कर गया, गिर गया और बहुत लोगों की जान चली गई, और ऐसा एक नहीं अनेकों हादसे हो चुके हैं। और फैक्ट्रीज में कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। आगे मैं बताऊंगा हैजार्डस को लेकर के, यूनियन कार्बाइड नाम के कंपनी का बात बताऊंगा जहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का सेक्रेशन हुआ था, जिसको भोपाल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल गैस कांड, कि वहां पे जो है वो रिसाव हो गया था, लीक कर गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आज के डेट में भी कहते हैं उस एरिया में जिस बच्चे का बर्थ होता है, फिजिकली या मेंटली किसी न किसी तरह का उसको प्रॉब्लम रहता है। फ्लोर, स्टेयर एक्सेट्रा शुड बी फ्री फ्रॉम व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि चलते वक्त सामान लेकर के जब पीठ पे रामदीन जा रहा हो तो टकरा करके ना गिरे। एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल। आप देखिएगा हमारे इस जगह पे कितने सारे जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। और अगर आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही आग लग गई थी, और उसमें जो है वो कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं था, बच्चे ऊपर से ही कूद करके बहुत लोगों की जान गई थी।
उसके बाद बहुत ज्यादा सेफ्टी नॉर्म्स पे स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। तो कहा गया कि फैक्ट्री में भी क्या होना चाहिए, और फैक्ट्री में तो आपको ऐसे ही पता है कौन सा काम हो रहा है, सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहे हैं। वहां तो और ज्यादा खतरा है किस चीज का, आग वगैरह के लगने का। आग से पूरा बॉइलिंग सेक्शन में चीजों को गर्म किया जा रहा है, तो आग ही तो है वहां पे। गैस के बड़े बड़े जो है वो सिलेंडर या पाइप आए हुए हैं जिससे जो है वो चीजों को गर्म किया जा रहा है। फैसिलिटेटिंग किस चीज के लिए, फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथेज, फैसिलिटेटिंग फॉर स्टोरिंग, चीजों को रखने के लिए रामदीन अगर आया है, या अगर कोई चीज काम के दौरान भींग वगैरह गया तो उसके लिए क्या इंतजाम होना चाहिए कि उन कपड़े वगैरह को सुखा सके। फैसिलिटेट्स फॉर सिटिंग, कह रहा है कि उनके बैठने वगैरह का भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, हर तरह की फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। फर्स्ट एड एप्लायंसेस, कहा गया कि अगर कहीं पे काम करने वालों की संख्या कितनी है, 150, तो हर 150 लोगों पे आपको क्या रखना है, एक फर्स्ट एड अप्लायंसेस रखना है, जिसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। लेकिन कितने पे, एक। अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो 200 लोग हैं तो कम से कम कितने रखने पड़ेंगे, 2। ये नहीं कि 300 होगा तो 2, हर 150 पे एक चाहिए, और उससे एक भी ज्यादा है तो किस में कंसीडर होगा, 150 में ही कंसीडर होगा। लेकिन मान लीजिए 200 लोगों पे आपने अगर 3 फर्स्ट एड बॉक्स रख लिया तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है, 200 में 3 रख लिया तो बिल्कुल नहीं है कॉन्ट्रावेंशन। जितना ज्यादा आप केयर कीजिएगा उतना अच्छा है। इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर, किस चीज के लिए, कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग कब, इसीलिए लिखा गया हॉट वेदर में, नहीं तो पता चला रामदीन को ठंडा में जो है वो बोल रहे कौन सा पानी पियो, कूल वाटर जो है आप पियो। वेयर कितने लोग, जहां मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। अब ये सब आपके एमसीक्यू का पार्ट है, तो बी वेरी केयरफुल। ऑप्शन में जो है 250 भी देगा, 200, 150 और ऐसे करके देगा। और कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि 150 कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपने ये 500 पढ़ रखा है, तो इसीलिए ये डिजिट आपको याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहे हैं अगर मान लीजिए वहां पे 200 लोग हैं और हमने जो है वहां पे कूल ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया, तो क्या नॉन कंप्लायंसेस होगा। कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, तो कहा नहीं, अगर नहीं है फिर भी हमने गर्मी में दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पे जो है वो 300 है और तब नहीं दिया तो नॉन कंप्लायंस हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हो गया। कैंटीन, व्हेन देयर आर मोर देन हाउ मेनी, 250 वर्कर। अब क्या मतलब है कि कैंटीन होना चाहिए, मुफ्त में खिलाएंगे रामदीन को, राम खिलावन को, कम वक्त इतना खाएगा कि धूम मचा देगा। कहा गया कि नहीं, ये नहीं बोला गया कि फ्री में, लेकिन वहां कैंटीन होना चाहिए जहां 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिएगा फैक्ट्री वगैरह नॉर्मली एकदम दूर, शहर से दूर जगह पे होता है, तभी तो लाइसेंस मिलता है, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन वगैरह जो है वो कम हो। तो ऐसे केस में अगर किसी दिन जो है वो राम दुलारी का मूड खराब रहा या राम दुलारी की तबीयत ठीक नहीं रही और उसने रामदीन को टिफिन नहीं दिया, तो ऐसे केस में अगर वो जाएगा वहां से तो शहर आकर के ही फिर मिलेगा, वहां तो नजदीक में कुछ नहीं है। तो कहा गया पैसे उसके अपने ही लगेंगे, रीजनेबल चार्ज आप लगाइए, लेकिन क्या कीजिए, कैंटीन का इंतजाम जरूर होना चाहिए जहां कितने लोग काम कर रहे हो। और आप मुझे क्या बताइए कि ज्यादा लोगों के काम करने पे ये क्यों दिया हुआ है, और कम में देते तो अच्छा था। ज्यादा लोगों के काम करने पे कैंटीन का क्यों इंतजाम करें, ज्यादा लोग होंगे तभी कैंटीन चलेगी। कैंटीन चलाना पर्पस नहीं है, कुछ और है, सोचिए, कुछ और है और बहुत लॉजिकल है। थोड़ा किडनी का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ प्रवचन से काम नहीं चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 250 से ज्यादा होगा तो कंपल्सन है, ज्यादा लोगों के होने पे कंपल्सन क्यों बनाया गया। वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही पकड़े हैं, वेरी गुड। जो जितना बड़ा फैक्ट्री है, जितना ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो फैक्ट्री उतना क्या है, बड़ा है।
और जितना ज्यादा बड़ा फैक्ट्री रहेगा वो शहर से उतना ही ज्यादा क्या होगा, दूर होगा। उसको शहर की आबादी से दूर ही तो रखेंगे। कहा गया कि अगर कम है तो इसका मतलब छोटे मोटे जगह पे थोड़ा ही दूर शहर से रहेगा तो चल जाएगा, वो बंदा आकर के शहर में खा लेगा। लेकिन जहां पे 250 से उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा फैक्ट्री हो गया, तो वो तो शहर से बहुत दूरी पे होगा, तो वहां खाने का और कोई इंतजाम नहीं होगा। कैंटीन में मुफ्त खिलाना कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट देयर शुड बी व्हाट, कैंटीन होना चाहिए, रहेगा तभी तो जाकर के पैसे देकर के वो क्या कर पाएगा, खा पाएगा। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम व्हेन देयर आर हाउ मेनी पीपल, मोर देन 150, 150 से ज्यादा लोग, इसका मतलब बड़ा फैक्ट्री, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वर्क होगा, ज्यादा धूल धक्कर उड़ेगा। अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्या कम लोग काम कर रहे हैं तो सबका जो है वो लंच का टाइम हुआ अस्थिर से बैठ करके खा लिए। लेकिन जहां ज्यादा बड़ा फैक्ट्री है, 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां तो लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी चल रहा है। आपका लंच हुआ है लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा भी लंच उसी टाइम पे हुआ, क्योंकि मशीन पे किसी न किसी को हमेशा क्या करना है, अलर्ट रहना है, देखते रहना है। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि कोई जगह कभी आपको फ्री नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में क्या कीजिए, उनके लिए शेल्टर रूम बनाइए, रेस्ट रूम बनाइए, लंच रूम बनाइए, ताकि वहां वो खा सके। अब आप कहिएगा रेस्ट रूम का क्या काम है, वहां पे साहब नवाब की तरह सोएंगे। देखिए, सोएगा या वो जागे, अगर उसका इस समय रेस्ट टाइम है, और मैं आपको बताऊंगा वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, और जो फिजिकल वर्क करते हैं उनका एनर्जी तभी इंप्रूव होता है जब वो सो करके उठते हैं, रेस्ट लेकर के। देखिएगा हमारे और आपके घर में कभी अगर मौका लगा हो कि कोई राजमिस्त्री काम कर रहा होता है, लेबर ही काम कर रहा होता है, तो दोपहर में खाना खाएगा, जो भी एरिया आपने बोला है, आप ही के घर किसी कोने में या बरामदे पे ही, ऐसे ही जो है वो वहीं पे कोई कप, अगर उसे पेपर वगैरह मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही अपने जो है वो टॉवेल से ही झाड़ा और लेट गया और मुंह ऐसे करके टॉवेल से ढक लिया, ताकि आधे घंटे भी अगर उस तरह से वो सोएगा तो उसके बाद फिर से उठेगा तो वही ईंट सीमेंट, और उसके पास थोड़ा क्या बन जाता है, ताकत उसे लगता है। आप देखिएगा घर में ही मम्मा जब थक जाएगी तो बोलेगी अब रुको, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम अब आधे घंटे बाद ही, पहले हम थोड़ा देर सो के उठते हैं फिर बाकी चीज करेंगे। तो ये इसीलिए कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो लगातार हमारा बॉडी क्या होता है, थक जाता है और हमें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर ज्यादा लोग हैं, यहाँ खाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि लगातार मैन्युफैक्चरिंग वर्क कहीं ना कहीं चल रहा है, तो मुझे बताइए उनको सोने का जगह मिलेगा, रेस्ट करने का प्लेस मिलेगा? तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा उन्हें, एक रेस्ट रूम। और ये जितने भी आप फैसिलिटी देख रहे हैं, मुझे बताइए एक भी फैसिलिटी देने की इच्छा होगी एम्प्लॉयर को? अगर सही तरीके सोचिएगा तो एक भी नहीं, सब में पैसे खर्च हो, जितने में वो रेस्ट रूम बनाएगा उतने में एक और जो है वहां मशीन नहीं लगा देगा कि उससे और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेंट देना पड़ता है जगह का। तो लेकिन लॉ में रहेगा तो देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन। और बताऊंगा कॉन्ट्रावेंशन होने पे क्या सजा वगैरह होगी, इसीलिए उनको फुलफिल करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रेचेज व्हेन देयर आर मोर देन हाउ मेनी 30, लेकिन कौन से वर्कर हैं, वुमेन वर्कर है। पता है ये प्रोविजन क्यों दिया गया? और क्रेचेज का क्या मतलब हुआ? हाँ, क्रेचेज का मतलब हुआ वो जगह जहां पे बच्चे को रखा जाता है खेलने के लिए, ताकि उसका ध्यान रखा जा सके, उस जगह को क्या बोलते हैं, क्रेचेज। तो इसका मतलब है फैक्ट्री में क्रेच बनाए, कौन एम्प्लॉयर चाहेगा? लेकिन सोचिए जरा, अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा? हमारे और आपके घर में देखिएगा कि बच्चा अगर कोई भी कहीं भी गया तो तुरंत पूछा जाता है, अरे बेटा कहाँ है? तो और मैंने बोला ना आपको कि भगवान भी बड़े अजीब है, जहां पे जो है वो ज्यादा बड़ा घर होगा वहां पे लोग कम होंगे, और जहां पे जो है वो लोग ज्यादा होंगे वहां घर छोटा। रामदीन, राम दुलारी, और इधर चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबलू टुन्नू के आने की भी तैयारी है, और सब लोग एक ही छोटे से कमरे में। लेकिन अगर जो है वो यही बड़े घर में देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक मकान बना हुआ है, और बच्चा एक ढूंढा जा रहा है, बच्चा खो गया, कहां, गेट वगैरह लॉक है, बच्चा जो है वो ऊपर से नीचे में ही किसी फ्लोर में है, ढूंढो जरा बच्चा जो है वो कहां गया हुआ है। अब कह रहे हैं कि जहां हमारे और आपके बच्चे को छोटा रहने पे थोड़ा भी देर के लिए कहीं जाने लगते हैं तो सुनते होंगे कि मम्मा बुआ कोई बोलती जब बच्चे को देखते रहना। और छोटे में ना मुझे बड़ा खुन्नस होता था, अगर बुआ वगैरह कहीं जा रही है तो बच्चा छोटा रहता था तो बोल के जाती थी कि देखते रहना जरा इसको,
तो मैं इसको देखता रहूं, मैं खेलूं ना, इसको क्या देखता रहूं, ऐसे करके क्या करता रहूं, ऐसे हाँ 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 वो भी वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं उसे क्या देखता रहूं। वो इसीलिए कि कहीं जो है वो गिर ना जाए। अभी जो है वो नया नया चलना सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह में चोट लग जाए। लेकिन यही आप देखिएगा, रोड पे निकलिएगा और आपको दिख जाएंगे बहुत तरह के बच्चे, जहां पे जो है वो रामदीन रामदुलारी सब जो है वो रोड की मरम्मत हो रही, काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, और उनका बच्चा भी जो है वो शरीर पे पूरा कपड़ा नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं, नीचे है तो ऊपर नहीं, और उसमें जो है वो आराम से जो है वो घी वगैरह सब चल रहा है, नाक से लाइटें वगैरह निकल रही है, और बीच बीच में कभी ऐसे कर रहा है, कभी मुंह में जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये सिचुएशन। और खेल किस चीज से रहा है? हमारे आपके बच्चे जो है वो घर में खेलते हैं बॉल से, वो क्या किया है, वहीं पे एक पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर पे ऐसे करके मार रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, और ऐसे में कहीं रोड पे ना चला जाए। जरा सोचिए, अगर वहां पे वो फैक्ट्री के उस हिस्से में चला जाता है जहां पे बॉइलिंग सेक्शन है, जहां पे जो आयरन और स्टील को गर्म किया जा रहा है, जहां गैस वगैरह का प्लांट है, तो हादसा हो सकता है या नहीं? लेकिन अगर ये चीज नहीं दिया जाए फैक्ट्री में, तो उसे कहां रखा जाए? क्योंकि रामदीन के अकेले के कमाई से तो घर चलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इंसान जो है वो ढेर सारे और आमदनी इतनी छोटी सी, तो रामदुलारी उसकी मदद करना चाहती है। देखिएगा वो बच्चे को लेकर के अगर कभी जा रही होती है तो मेट्रो वगैरह में आपको दिखेंगे कुछ वर्किंग वुमेन जो अपने बच्चे को लेके जाएगी, तो उनका थैला बहुत अच्छा सा रहता है, सोफिस्टिकेटेड बेल्ट रहता है। लेकिन रामदुलारी वैसे में नहीं लेकर के जाती है, उनका अपना ही जो पुराना कोई साड़ी है जो अब यूज नहीं होता है, खराब हो गया, उसी साड़ी का ऐसे करके ली और ऐसे करके बनाई और यहाँ पे बांध ली, और उसी में बच्चा यहाँ पे बंधा हुआ है, और बच्चा भी कस के मम्मा को पकड़ावे कि मम्मा पुराना साड़ी है, फटा तो मैं गया। तो ऐसा फील होता है जैसे बच्चा कुछ ऐसे ही बोल करके डर से पकड़ा हुआ है। अब ऐसे केस में अगर फैक्ट्री में भी अगर नहीं रहेगा आपका क्रेचेस, तो क्या रामदुलारी काम कर पाएगी? और अगर नहीं करेगी तो सोच के देखिए, हम और आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम जो है वो कभी जो है वो लस्सी पी रहे हैं, कभी हम क्या कर रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं। वहां पे तो उसे जो है वो कहिए 2 वक्त की क्या मिल जाए, रोटी सिर्फ मिल जाए, यही बहुत है। और वो भी तब मिलेगा जब क्या होगा, जब जो है वो रामदीन और रामदुलारी सब क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। आप लोग नहीं ब्रेक में कभी लस्सी पीते हैं, कभी कुरकुरे कोई खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन सोच करके देखिए उस तरफ जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त के रोटी के लिए इतनी लड़ाई है, वहां पे अगर क्रेचेज नहीं होगा तो कैसे रामदुलारी मदद कर पाएगी, उनका लाइफस्टाइल कैसे अच्छा होगा। और उन्हीं में से कुछ लोग, अभी आपने सुना भी होगा, सीए में जो है वो ऑटो ड्राइवर की जो है बेटी जो है वो टॉप की, यूपीएससी में जो है वो बहुत अच्छा रैंक आया। तो इसका मतलब कोई मेहनत करके अपने अगले जनरेशन को क्या करना चाह रहा है, अच्छा करना चाह रहा है। तो वो तभी ना जब उनके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर भी इंतजाम करे, और एम्प्लॉयर करेगा क्या, मिलेगा उसको क्रेचेज का इंतजाम करके, क्योंकि क्रेचेज में तो जगह चाहिए, और क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। क्योंकि क्रेच का मतलब ये नहीं सारे बच्चे को वहां ठूस दिया और बाहर से गेट बंद कर लिया, ले मरकट नहीं। इसका मतलब उसके जो है वो सारे चीजों के टेक केयर के लिए क्या होना चाहिए, वहां रीजनेबल पर्सन होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर, वेयर हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, क्या काम है वेलफेयर ऑफिसर का, यही देखिए ना, वेलफेयर मेजर्स, ये सारी व्यवस्था है या नहीं है, ये देखने के लिए कौन होगा। इसका मतलब वेलफेयर ऑफिसर एक तरह से चुगली ही तो करेगा। अगर एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी नहीं दी तो इंस्पेक्टर को चुगली ही तो करेगा कि देखो यहाँ पे 200 लोग हैं और इसने एक भी जो है वो किट नहीं रखा है, 500 लोग हैं और उस पे एक मेडिकल किट रखा हुआ है, किसी को चोट लगता है तो इधर एक को लगा, इधर दूसरे को लगा, एक बंदा जो है वो जब तक लगा रहा था दूसरा बोलता है मुझे भी देना, मेरा भी खून बहा जा रहा है। ये तो इसीलिए बोला गया कि ऑन एवरेज देखा गया कि इतने लोगों पे कम से कम क्या होना चाहिए, एक न एक आपका जो है वो फर्स्ट एड किट या अप्लायंसेस होने चाहिए। तो वेलफेयर ऑफिसर, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेलफेयर ऑफिसर को पनिश नहीं किया जा सकता और उसको हटाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है। करेंगे बात, ये किसी और चैप्टर सब में आएगा, तो सारे वर्ड याद रखिएगा। वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या हुआ, जितने भी आपने ये मेजर्स बनाए हैं, जितने भी इंतजाम आपने लॉ में किए हैं, वो सिर्फ कागजों पे होना चाहिए जो मैं और आप क्लास में कर रहे हैं, या ये फैक्ट्री में इंप्लीमेंट होना चाहिए।
नहीं हुआ तो वहां पे 40 जो है वुमेन वर्कर हैं और कोई क्रेच नहीं है, सबका बच्चा जो है वो एक जगह खेल रहा है, कभी वो उसको पत्थर मार रहा है, कभी वो उसको पत्थर मार रहा है, कभी मुक्के मार रहा है, यही कर रहा होगा ना। अगर ऐसा है तो ये क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रावेंशन। इन्हीं चीजों को देखने के लिए अगर वहां पे 500 या उससे ज्यादा वर्कर है तो एक वेलफेयर ऑफिसर होने ही चाहिए। सैलरी दीजिएगा वेलफेयर ऑफिसर को और वो सैलरी लेकर के आपकी चुगली करेगा कि आपने ये जो है वो कंप्लायंस किए और ये कंप्लायंस नहीं किए। ठीक ऐसे ही, अच्छा मोटू के तो सब जा चुके हैं ना, अच्छा नहीं तो अभी फिर क्वेश्चन रहता, एक शिकार बचे हैं, प्रतिभा बचे हैं। अब यहां पे मैंने एक जो है वो एस्पेक्ट डिस्कस किया था वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। मैंने बोला कि वो पैसे लेकर के चुगली करता है। ठीक ऐसे ही एक इंटरमीडियरीज था, जिस इंटरमीडियरीज को कंपनी अपॉइंट करती थी और वो इंटरमीडियरीज जो है, अच्छा ये भी तो है, और वो इंटरमीडियरीज जो है वो क्या करता था, वो इंटरमीडियरीज जो है, हाँ वो इंटरमीडियरीज का काम ही यही था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो उसकी शिकायत सेबी को करेगा। बताइए उस इंटरमीडियरीज का नाम। इंटरमीडियरीज तो आपने भी पढ़ा था, प्रतिभा आ गए थे आप। इंटरमीडियरीज कौन सा ऐसा इंटरमीडियरीज है, कुछ याद आ रहा है डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में? हाँ, कि अगर डिवेंचर ट्रस्टी का काम होता है डिवेंचर होल्डर्स के सारे चीजों का ध्यान रखना, और अगर कंपनी का स्थिति ऐसा है कि समय पे उनको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी या प्रिंसिपल अमाउंट चुकता नहीं कर पाएगी तो डिवेंचर ट्रस्टी को पेमेंट कंपनी ही करती है, लेकिन इसलिए रखती कि कंपनी कुछ गड़बड़ करेगी तो इसकी सूचना किसको दे, सेबी को दे। तो ठीक वैसे यहां वेलफेयर ऑफिसर है, सैलरी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, ऑक्यूपायर जो भी कहिए, और किसको बताएगा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो। क्या डन सबका? बढ़े आगे, ऑल डन पीछे वाले। चलिए हम लोगों ने यहां पे बात की, सबसे पहले हम लोगों ने यह देखा कि फैक्ट्री किसको कहते हैं, फिर हमने देखा कि फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किनके ऊपर, उस शख्स का नाम क्या होगा, ऑक्यूपायर होगा। अलग अलग केस में कौन ऑक्यूपायर होंगे हमने देख लिया, और फिर हमने प्रोविजन पढ़ना शुरू किया। हमने जो प्रोविजंस देखे हैं वो अभी तक दो तरह के देखे हैं। एक जो है हमने क्या देखा, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस के नाम पे, और एक क्या देखा, वेलफेयर। अब जरा सेफ्टी के पैटर्न को देखते, और कहीं पे अगर कोई चीज वेलफेयर में भी दिखे और सेफ्टी में भी दिखे तो ना चौंकने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है। इसका मतलब वो पॉइंट अगर आप वेलफेयर में लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे और किस में लिखेंगे तो सेफ्टी में भी। तो कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट होते हैं जिसका नेचर ऐसा है कि वो वेलफेयर और जो है वो सेफ्टी दोनों से क्या रखता है, कंसर्न रखता है, इसीलिए ऐसा किया हुआ है। आइए कौन कौन सा चीज है देखिए सेफ्टी मेजर्स में, वर्क और नियर मशीनरी इन मोशन विथ व्हाट, सेफ्टी मेजर्स। इसका मतलब क्या है ये समझिए। अगर कोई ऐसा मशीन है जिस मशीन में मोशन है, मोशन का मतलब होता है जैसे पुली वगैरह तेजी से घूमना या ब्लेड वगैरह का तेजी से घूमना, कहा गया कि उसमें आप प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन के साथ रहेंगे, यानी कि उसके लिए अलग से ड्रेस वगैरह आते हैं जिससे हाथ कटे नहीं। या आपको जैसे अगर आप देखिएगा ड्रिल करने वाली जगह होती है, ड्रिल वगैरह करते हैं तो वहां पे एक खास तरह का ना चश्मा ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा ऐसे हेलमेट जैसा होगा जिसको ऐसे पकड़े रहते हैं और तब ऐसे सोल्डिंग वगैरह करते हैं। ऐसा इसीलिए कि उससे निकलने वाले किसी भी तरह के जो है पार्टिकल से आपको डैमेज ना हो। एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, आपको बताऊंगा यंग पर्सन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अभी आप यहां पे जानिए कि कुछ लोगों को जिनकी उम्र कम है उनको हम किस मशीन के पास काम करने नहीं देंगे, डेंजरस मशीन का। लेकिन यहाँ यंग पर्सन का मतलब वो नॉर्मल यंग नहीं है जो हम कह देते हैं कि बच्चा, बूढ़ा और जवान, तो जवान को यंग बोल दिया, वो नहीं। यंग को यहाँ डिफाइन किया गया है कि किसको यंग कहेंगे। उसमें आपके जो है वो एडोलसेंट आते हैं,
और उसमें जो है वो लोग आते हैं जिनको जो है 18 ईयर एज नहीं हुआ है, बट 15 ईयर से उनकी एज क्या है, ज्यादा है। बताऊंगा वो आपको, इसी चैप्टर में आएगा। फिलहाल मैंने क्या बोला, जिन लोगों की एज 18 ईयर्स नहीं हुई है उन लोगों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, यंग के कैटेगरी में। लेकिन कहां से कहां के बीच है, इसको लेकर के दोनों चीज बताऊंगा आपको। यानी कि उनको जो है हम रखते हैं यंग के कैटेगरी में, चाइल्ड भी आते हैं और एडोलसेंट भी आते हैं। तो करेंगे बात कौन लोग। फिलहाल क्या ध्यान रखेंगे कि उनकी एज अभी 18 ईयर्स नहीं हुई है लेकिन 14 ईयर्स को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे कैटेगरी के बंदे किस में आते हैं, यंग में। लेकिन यंग में फिर दो कैटेगरी बना हुआ है, यानी कि चाइल्ड और एडोलसेंट, इन दोनों को यंग बोलते हैं। और उनका एज गैप क्या है, 14 क्रॉस्ड बट 18 नॉट टच्ड, क्योंकि 18 टच हो जाएगा तो वो नॉर्मल एडल्ट कहलाएंगे। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। अब इसका मतलब बस ये हुआ कि एक बार में सारे जगह की बिजली जल्दी से कट जाए, इसके लिए ये इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, इस गियर का। कभी कभी क्या होगा, जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूं, हालांकि दिस इज लैप्सेस, कि यहां के सारे जो है वो स्विच ऑफ करने हैं, एकाएक किसी को करंट लगा, मैं कुछ काम कर रहा था इधर कुछ ढूंढने लगा, मान लीजिए मुझे करंट का झटका लगा, तो पहला काम क्या होगा, मेन स्विच ऑफ कीजिए। अब यहां पे आप ऑफ कर दीजिए, सारा कुछ ऑफ कर दीजिएगा, इन्वर्टर लाइन ही नहीं कटेगा। इन्वर्टर लाइन इसलिए नहीं कटता है क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग ना बर्बाद हो जाए। यहां वाला लाइट देखिएगा, कुछ भी स्विच वगैरह आप ऑफ करके देख लीजिए, ये लाइट आपसे ऑफ नहीं होगा, ये लाइट जो है वो कंट्रोल से ही ऑफ होगा, क्योंकि यहां वाला लाइट ऑफ होगा तो मेरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस ये है कि ये मैंने अपने सुविधा के लिए जरूर किया, लेकिन ये जो है वो सेफ्टी नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए कि एक कोई ऐसा स्विच या लीवर उसको बोलते हैं कि एक बार ऐसे करके ढक से मार दिया तो पूर्ण क्या हो जाए, अंधेरा, एक भी लाइट और एक भी पार्ट जो है वो जलता हुआ ना रहे। और ये मशीन यहां होता है फैक्ट्री वगैरह में, आप फैक्ट्री में देखिएगा किसी को कोई कुछ हुआ तो उस केस में वो बड़ा सा ऐसे चेंज ऐसा रहता है, खींच देते हैं करके सारा मशीन हर चीज क्या हो जाता है, बंद। लेकिन वो इमरजेंसी केस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसको स्टार्ट करने का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, और वो मशीन साल में एक दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन बंद होगा, या वो भी नहीं होता है, वो लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है, बिना ऑफ हुए लगातार उससे प्रोडक्शन वर्क चलता रहता है। सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब होता है कि कुछ जगहों पे आप जो है वो मैनुअल नहीं काम करेंगे, बल्कि किसके जरिए काम करेंगे, सेल्फ एक्टिंग मशीन के जरिए। और इसका क्या सेंस हुआ, इसका सेंस हुआ जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है, जो मशीन ऊपर से गिरता है और ऐसे करके कट करने का काम करता है, और आप लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल को कट करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर यहाँ पे वो ऐसे करके आ रहा है और ऐसे कट कट ऐसे गिर रहा है, और यहां से जो है वो हाथ के जरिए आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि उस केस में कहीं मिस हैपनिंग हो और हाथ भी क्या हो जाए, कट जाए। तो उस केस में कहा गया कि ये जो आगे बढ़ाने का काम भी जो होगा वो कौन करेगा, ये भी मशीन करेगा। कि रॉड जो है उस रॉड को आगे कौन बढ़ा रहा है, मशीन, और ये वाला काम भी एक मशीन कर रहा है। इस तरह की मशीन को क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन। और ये इसीलिए ताकि ह्यूमन बीइंग को जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लेड है, काटने का काम तो ब्लेड ही करेगा, कटर जैसा है, बहुत हैवी ब्लेड है, उसे ये नहीं पता है कि ये गर्दन है या ये रॉड है, जो भी है वो कट करके जो है वो बाहर। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी का मतलब होता है कि जो भी आपके नए मशीन है उन मशीनरी को हमेशा जो है वो फेंस करके काम किया जाए। इसका मतलब यह है कि अभी हमने उस मशीन को ठीक से चेक नहीं किया, नया मशीन है, हमने उसको असेंबल कर दिया, पॉसिबल है कि काम शुरू हुआ एकाएक कहीं लैप्स होकर के गिर जाए या कोई पार्ट उसका छिटक जाए, क्योंकि अभी उसमें फुल टेस्टिंग का वर्क नहीं हुआ। इसीलिए न्यू मशीनरी को हमेशा क्या करके काम करेंगे, केसिंग करके, यानी कि उससे अगर कहीं कोई पार्टिकल निकल के भी आए तो किसी आदमी को नुकसान ना करे, जिसका मतलब कवर करना हो गया, फेंसिंग करना, कवर करना। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर व्हाट, कॉटन ओपनर। जब आप कभी ऑडिट के लिए जाएंगे और कॉटन इंडस्ट्री में जाएंगे, टेक्सटाइल मिल में जाएंगे, तो वहां पे जब थ्रेड बनते हैं तो थ्रेड कैसे बनता है, पूरा का पूरा जो है वो कॉटन जो है वो एक बड़े से जो है वो डब्बे और ड्रम में रखा हुआ रहेगा,
और उसके बाद जो है वो वहां से जो है वो एक जो है वो पतला सा सुई जैसा निकला रहेगा और एक मशीन रहता है और उसको बाद वो धागा सा बनता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और घूमता चला जाता है। लेकिन जब वो उस छेद से बाहर निकल रहा होता है, उस होल से बाहर निकल रहा होता है, तो चूंकि वो रुई रहता है और तब उससे थ्रेड बनता है, तो बहुत छोटा छोटा बारीक सा जो है वो रुई का जो है वो मॉलिक्यूल हर जगह उड़ता दिखेगा आपको। बिल्कुल वैसा ही जैसा अगर कभी आपको मौका लगा हो और आपने देखा होगा तो मम्मा लोग जब रजाई वगैरह धुलवाने के लिए किसी को बुलाती थी तो ऐसे करके जब ऐसे ऐसे पीटता था, या कहीं पे अगर रजाई या तकिया जैसा चीज बन रहा हो, गद्दा वगैरह बन रहा हो, तो देखिएगा वहां पे ना रुई के छोटे छोटे पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर लंग्स। तो आप कहिएगा तो ऐसे केस में बच्चे और वुमेन, बाकी बागर बिल्ले हमारे जैसे लोग मर जाएं। कहा गया कि अगर बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वुमेन का और बच्चे का बॉडी ज्यादा सेंसिटिव है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस तरह के कॉटन के किस चीज से, पार्टिकल से। तो अगर किसी को काम करना है तो वहां पे कोई मेल मेंबर काम करेगा, ना ही बच्चा और ना ही कौन, वुमेन, उन जगहों पे नहीं जाएंगे। एवरी होस्ट एंड लिफ्ट शैल बी ऑफ गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, साउंड मटेरियल एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ. It will be properly maintained and thoroughly examined by competent person at least every 6 months. क्या लिफ्ट वर्ड आप जानते हैं? हाँ या ना बोलिए। लिफ्ट सुने भी हैं, देखे भी हैं। क्या आपने ये हॉइस्ट जो है वो देखा है? हाँ या ना? दोनों एक साथ लिखा हुआ है, एवरी होस्ट एंड लिफ्ट। ये बेसिकली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, मैं आपको कोशिश करता हूं, दिखलाता हूं। कंस्ट्रक्शन साइट पे टेम्पोररी जो लिफ्ट होता है, देखिए इसको, ऐसा ऐसा आप बहुत सारे जगहों पे जो है वो देखे होंगे। जब आप किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे होंगे तो इसी को जो है वो कंस्ट्रक्शन होस्ट एंड प्लेटफॉर्म कॉम्बिनेशन, अब ये कंपनी का नाम आ रहा है, चलिए हम वहां ऑर्डर दे ही देते हैं, एक दो हम खरीद ही लेंगे। मैं सोचा थोड़ा बड़ा फिगर आएगा तो इसने जो है वो सीधे उस कंपनी पे पहुंचा दिया, शायद इसे लग रहा है हमें जरूरत है, हमें खरीदना है। तो ये जो है वो आपका क्या कहलाता है, होस्ट। देखिए क्या ये टेम्पोररी लिफ्ट नहीं है, यही आपको दिखता रहेगा जो है वो हर जगह। कहा गया कि जो भी ऐसे चीज होंगे कितने दिनों पे उसका जो है वो, ये देखिए ये सब देखिए, ये लिफ्ट भी तो है जो यहाँ आपका मूव कर रहा है, ये है, अलग अलग तरह के हैं। और सम सॉर्ट ऑफ दिस इज व्हाट, लिफ्ट, कंस्ट्रक्शन के समय के जो ये हैं। ये आप पेन चबाते क्यों रहते हैं? ये देखिए, ये हर जगह पे जो है वो क्या रहेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये क्या हो गया आपका लिस्ट, और क्या हो गया, इसी को लिफ्ट, और ये है होस्ट। तो लिफ्ट तो आप यहाँ हमारे यहाँ भी देखे हैं और बहुत सारे जगहों पे देखें। तो कह रहे हैं कि इनको एग्जामिन करेंगे। कौन एग्जामिन करे, हम और आप? मैं काफी क्वालिफाइड हूँ, चार्टर्ड लंदन से किया हूँ, MBA फाइनेंस किया हूँ, CS किया हूँ, PhD एक्चुरियल साइंस, तो मैं करता हूँ। कहा गया कि नहीं, जो इस फील्ड में क्या है, कॉम्पिटेंट है, और वो क्या होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, और जो इसमें है। लेकिन कितने दिनों पे, 6 मंथ्स पे। और एक बार जरा देखिए, ये नीचे 12 मंथ्स लिखा हुआ है, ये कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज तो नहीं है? पढ़ के देखिए दोनों चीज, दोनों में क्या अंतर है? क्या मैंने गलत कुछ लिख दिया है? क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? दोनों का अंतर बताइए। गुड। पहला वाला क्या बोल रहा है? सही कह रहे हैं। ये कह रहा है कि 6 मंथ्स पे, फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो भी आपके लिफ्ट हैं और जितने भी होस्ट हैं, कह रहे हैं कि इसको एग्जामिन करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, थॉरोली एग्जामिन करेगा, अच्छे से देखेगा। लेकिन कितने दिनों पे, 6 मंथ्स पे, पूरे के पूरे लिफ्ट को। लेकिन ये कह रहा है, देखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ लिफ्ट, एक एक पार्ट का आपको क्या करना है, वो हुआ मैकेनिकली सही चल रहा है, चलने में दिक्कत नहीं है, ये हुआ 6 महीने पे देखना।
और कहा कि 12 महीने में क्या देखिए कि इसके जितने भी पार्ट है, जितने भी पुली है जो मूव करता है, कहीं घिस तो नहीं गया है, जो नट वोल्ट वगैरह है वो एक एक नट देखिए कहीं जो है वो घिस तो नहीं गया है। और ये कितने दिन पे कम से कम करना है? 12 महीने पे। ये कौन सा नॉर्म्स है, कौन सा मेजर्स है? सेफ्टी मेजर्स है। अब देखिए सेफ्टी मेजर्स के बाद हम आते हैं किस चीज पे? वर्किंग आवर पे। अगर सोचिए कोई कहीं काम कर रहा है, एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? राम दिन कितने देर काम करें, यहीं पे करते करते मर जाए, कभी घर ना जाए। एग्जैक्टली एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा। यहां पे बोला गया है कि आप जो है वो वीकली, एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा कितना घंटे काम ले सकते हैं? अब ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 48 आवर्स, और एक दिन में कितने देर से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब अगर वो हर दिन काम करेगा तो 9 into 7 अगर होगा तब तो कितना हो जाएगा? 63। तो एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा कितना? 48। इसका मतलब ये उसको कंपलसरी क्या मिलना है? छुट्टी मिलना रहेगा। आगे देखते हैं, सब आएगा, वीकली ऑफ रहेगा। इंटरवल फॉर द रेस्ट एटलीस्ट हाफ आवर ऑन वर्किंग ऑफ कितने? 5। ये सब एक साथ कंबाइंड करके देखना है आपको। एक दिन में कितने घंटे से ज्यादा नहीं, किसी शर्त पे नहीं। 8 घंटे काम कराए तो अच्छी बात है। एक सप्ताह में कितना? किसी भी शर्त पे 48 आवर्स से ज्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम है। लेकिन अगर हमने काम कराया तो 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करा सकते हैं। कितने देर ज्यादा से ज्यादा? 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराएंगे। अगर आपने जो है वो 5 घंटे काम करा दिया तो 5 घंटे के बाद उसे कम से कम एक रेस्ट देंगे, और उस रेस्ट का टाइम मिनिमम कितना होगा? आधे घंटे का होगा। क्लियर है बात? अगर आपने 4 घंटे पे 45 मिनट का रेस्ट दिया तो क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन है? आपने 6 घंटे पे 45 मिनट का रेस्ट दिया, अब कौन सा कॉन्ट्रावेंशन? आधे घंटे का रेस्ट बोला हमने तो 45 मिनट का दिया। आधे घंटे ज्यादा या 45 मिनट? हाँ, लेकिन हमने ये भी तो बोला है कि मैक्सिमम कितना देर आप लगातार काम करा सकते हैं। वहां आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेंशन जो है वो कर दिया। अब देखिए, स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर। इसका मतलब है कि रेस्ट प्लस व्हाट? रेस्ट प्लस वर्क, ये दोनों मिलकर के किसी भी शर्त पे कितना नहीं होगा। अब ये क्यों आपको रखा गया? अगर मान लीजिए, ध्यान से यहां देखिएगा और मुझे बताइएगा, यहां पे मैं रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क, मैंने जो है वो काम कराया, वर्क से स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे काम कराया, 1 घंटे का रेस्ट दिया, 2 घंटे काम कराया, 1 घंटे का रेस्ट दिया, 2 घंटे काम कराया, 1 घंटे का रेस्ट दिया, 2 घंटे काम कराया, फिर 1 घंटे का रेस्ट दिया, और फिर उसके बाद मैंने जो है 1 घंटे का काम कराया। अब मुझे जल्दी से बताइए, अगर ये नहीं रहता तो क्या इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ? बहुत जोर का मुक्का मारूंगा, जो बोला वो सोच के बताइए। ये वाला अगर प्रोविजन नहीं रहता तो? नहीं बच्चे घबराइएगा नहीं, ये मुक्का मैं वर्चुअल बोलता हूं, रियल में नहीं मारता हूं। बताना पड़ता नहीं बच्चों को, पता चला पहले ही दिन भाग गए, कह रहे ये सर तो मुक्का मारते हैं। तो आपको ये बताना है कि स्प्रेड ओवर वाला चीज है ही नहीं। मान लीजिए ये प्रोविजन लिखा ही हुआ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करने में तो आप एक्सपर्ट है ना। मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ये लीजिए, हो गया ना। और करूं, नामो निशान मिटा दूंगा इसका। अब बताइए कौन सा कॉन्ट्रावेंशन है? कोई सा भी नहीं। लेकिन मुझे आज इनको सत्यवान के पास हम पहुंचा ही देंगे। कौन सा है? कहां खोए हैं? फिर पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट हाफ आवर का देंगे। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। और हमने 1 घंटे दिया तो कौन सा कॉन्ट्रावेंशन किया? अरे भाई 25 मिनट करते तो ना कॉन्ट्रावेंशन होता। अब देखिए कितने देर इसने काम किया टोटल, वो निकालिए।
वर्क 9 आवर और रेस्ट कितना, 4 ही घंटे हुआ, 1 2 3 4 घंटे। बंदा कितने देर वहां पे डटा रहा? अब मुझे बताइए, रामदीन घर से निकला, 13 घंटे तक तो आपने उसको इंगेज रखा, और अगर वो 2 घंटे के बाद 1 घंटे रेस्ट करेगा तो उसको ज्यादा ताकत आएगा और वो ज्यादा काम करेगा। आपका काम तो ज्यादा होगा, लेकिन वो इंगेज रह गया 13 घंटे या नहीं? कब जाएगा राम दुलारी के पास? चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी ढूंढ रही होंगे। ऐसे केस में इन्होंने बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये प्रोविजन दिया कि रेस्ट प्लस वर्क मिलाकर के कितने देर से ज्यादा नहीं होगा। देखिए, जितने लॉ हम बनाते हैं ना, एक से एक 30 मार्क बैठे हुए हैं उसको जो है वो क्या करने के लिए, डिफीट करने के लिए। तो इसीलिए उन चीजों को लेकर के हमेशा एक एक पॉइंट क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है। जब लगता है कि ये वाले चीज से काम नहीं चलेगा तो एक और पॉइंट ऐड करते, फिर लगता है कि ये वाला अब हमने कर दिया, अब इसका कंट्रावेंशन हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो अब सबको देखने के बाद क्या निकला, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने देर काम, 9 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद पूरे वीक में कितना, ये भी फुलफिल होना चाहिए। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेगा, और 5 घंटे काम के बाद कम से कम उसको कितने देर का रेस्ट चाहिए, आधे घंटे का। और रेस्ट प्लस काम मिलाकर के एक दिन में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारा चीज क्लियर? याद रखिएगा, अगर मैं यहां क्वेश्चन सेट किया तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि मेंशन द वर्किंग आवर प्रोविजन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। मैं यहां पे मस्त एक केस लॉ बना करके दे दूंगा कि रामदीन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री वेयर ही इज गोइंग ऑन दिस डेट, और ऐसे करके, एंड एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द ऑक्यूपायर अबाउट द प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसीलिए अगर ये सब समझा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी कि उसको सारे कंप्लायंस क्या करने हैं, एक साथ फुलफिल करने हैं। ओवरलैपिंग शिफ्ट क्या है, प्रोहिबिटेड है। ओवरलैपिंग शिफ्ट का मतलब है कि आपने मेरे शिफ्ट का टाइमिंग क्या किया है, आपने जो है वो 2 से 8 किया है, और फिर आपने मेरे जो है वो ओवरलैपिंग में जो है वो 8 से जो है वो 12 कर दिया है। तो कहा कि इस तरह का शिफ्ट दिया नहीं जा सकता है। शिफ्ट के बाद हमेशा क्या होगा, गैप। कोई भी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेजेज फॉर ओवर टाइम किस रेट से, डबल द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज। अगर आप 9 घंटे से ज्यादा काम करवाएंगे और वीक में कितने से ज्यादा, 48 घंटे से ज्यादा, देन दिस शैल बी कंसीडर्ड एज ओवर टाइम। और जितने देर ओवर टाइम हुआ है उतने देर का जो नॉर्मल आप वेज देते हैं उससे क्या करेंगे। और याद रखिएगा, जब मैं आपको मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी कुछ बताऊंगा और इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, तो उस जगह इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अभी बताऊंगा कि जो हम ओवर टाइम वेजेज है उसके बारे में और क्या प्रोविजन है। अभी तो बस इतना बोला है कि अगर जो है वो ये नॉर्मल वर्किंग आवर से क्या करेंगे, ज्यादा जो है अगर आप काम करवाएंगे तो दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। और ओवर टाइम में वेजेज किस रेट से देंगे, डबल। बाकी ओवर टाइम को लेकर के और क्या एस्पेक्ट है, करेंगे बात। रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, कब, 6 बजे से पहले और कितने, इसका मतलब है कि 7 PM टू 6 AM इन्हें काम पे। अब इसमें एक्सेप्शन वगैरह बाद में, लेकिन इन जनरल अगर कोई वुमेन वर्कर कहीं काम करते हैं तो उन्हें शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री की बात हम कर रहे हैं, ये मत बोलिए कॉल सेंटर और बाकी जगह तो रात रात में आते हैं। मैं कौन सा लॉ पढ़ा रहा हूं, फैक्ट्रीज एक्ट, और वो फैक्ट्री के दायरे में नहीं आता। जो चीज फैक्ट्री के दायरे में आता है उसके बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। 7 से लेके कितने बजे तक नहीं, 6 बजे के बीच में किसी शर्त पे काम नहीं करेंगे। अगर कोई वर्कर कितने से ज्यादा काम करता है, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा, और पूरे वीक में कितने से ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा आवर वो काम करेगा इट शैल बी कंसीडर एज व्हाट, ओवर टाइम। और उस ओवर टाइम में उसको जो हम वेजेस देंगे वो किस रेट से देंगे, डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस। लेकिन देखिए यहां पे कुछ कंडीशन बताया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। क्यों, वो सुनिए। रामदीन का तवा हमेशा जो है वो गर्म है,
उसे हमेशा पैसे की जरूरत है या नहीं? और उसमें आप कह रहे हैं कि ओवर टाइम वेजेस जो हम देंगे वो किस रेट से देंगे? डबल। तो बताइए रामदीन चाहेगा ज्यादा से ज्यादा काम करना या नहीं? लेकिन रामदीन अगर ऐसा करेगा तो रामदीन का हेल्थ का क्या होगा? रामदीन का बॉडी जो है वो डिटोरिएट हो जाएगा। और रामदीन इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इस बात को क्या कर सके, समझ सके। जैसे हम लोग भी काम करते हैं, रामदीन से 3 गुना ज्यादा। सुबह में 5:30 में सोया हूं, आपका क्लास के लिए आने था, 9 बजे मैं उठ चुका था, इवन 8:50 में ही। तो 5:30 से 9 शायद 4.5 घंटे भी नहीं हुए, 3.5 घंटे 4 घंटे हुए। और उसके और अभी सोना नहीं होगा। 1:30 बजे तक मेरा लास्ट जो है वो एक शेड्यूल है, मीटिंग है, उसके बाद कंसल्टेंसी, उसके बाद ही मैं सो पाऊंगा। मतलब कि मैं उसके बाद तो काम ही कर रहा हूं, उससे पहले तक भी काम कर रहा था, फिर काम करना शुरू किया। लेकिन मेरे केस में जो है, सुबह में क्या खाया, 5:30 बजे सोने लगा तो भी क्या खा करके सोया, टिफिन में खाना है, अगर पानी चाहिए तो बस बोला और पानी आ गया, कोई और चीज चाहिए तो आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये फैसिलिटी है या नहीं है? और मैं जो है वो कैसे अपने हेल्थ को ध्यान में रखना ये मुझे पता है। लेकिन रामदीन इस तरह का नहीं है। उसे तो बस अगर कोई बोलेगा कि सिर्फ क्या करना है, काम करना है, तो क्या करता रहेगा? वो काम करता रहेगा। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे लगातार जो है बिना पानी लिए ज्यादा देर नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं तो थ्रोट का प्रॉब्लम हो जाता है। ये ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई हुआ तो बहुतों बार तो मुझे वॉइस साइलेंस भी दे दिया गया है। वॉइस साइलेंस का मतलब है कि लिटरली चुप रहना है, क्योंकि ये छिल जाता है। कभी ऐसे नहीं, आप लोग जो आपस में बात करते वो नहीं, कभी इस तरह से बोल करके देखिएगा, और दिन में 11-11, 12-12 घंटे, तो प्रेशर पता चले कितना ज्यादा एफर्ट लगता है। तो उसके कारण ये जगह छिल जाता है। तो देखिए, मुझे अगर बताया गया तो मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूँ। रामदीन ना अपना बॉडी का कोई चेकअप करवा रहा है ना कुछ करा हूं। मेरा मेडिकल है, इंश्योरेंस है, सब चीज है। फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार होना रहता है। ईसीजी से लेकर के हार्ट टेस्ट से लेकर के तो ट्रेडमिल टेस्ट से लेकर के सारे चीज होते रहते हैं। इसका मतलब है कि रामदीन को देखने वाला कोई नहीं, इसीलिए लॉ ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि रामदीन का हेल्थ डिटोरिएट ना हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि ओवर टाइम, और कौन सा टाइम, नॉर्मल वर्किंग आवर, ये जो है वो किसी भी शर्त पे जो है वो 60 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने दिन में? एक हफ्ते में। बताइए एक हफ्ते में वैसे कितना घंटा बोला हुआ है? 48 आवर्स। और लॉ ने कितना बोला? 60 आवर्स। यानी मैक्सिमम ओवर टाइम का कितना घंटा हो सकता है एक वीक में? ओवर टाइम के रूप में कितना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कितने घंटे? 12 घंटे। बोलिए ना भाई खुल के, क्या परेशानी है? नहीं आता है माइनस करना? 60 माइनस 48 कितने घंटे? अब ध्यान से सुनिए, 12 घंटे एक सप्ताह में। इसका मतलब है अगर मैं देखूं कि ये जो है वो 3 महीने में कितने घंटे काम कर सकता है, तो जरा बताइए। एक वीक में कितना घंटे काम किया? 12 घंटे। एक महीने में कितने वीक? तो ये 4 वीक। 4 वीक में कितना हो गया? इसका मतलब 1 मंथ हो गया। अगर मैं बोलूं एक क्वार्टर का मतलब कितने मंथ? 3 मंथ। कितना हो गया? 12 इंटू 4 इंटू 3 क्या हो गया? 140 क्या आवर्स। लॉ ने क्या बोला है? लॉ ने कितना बोला है वो देखिए। टोटल ओवर टाइम इन 1 क्वार्टर मैक्सिमम कितना? अब आप बोलिए ये क्यों है? ये इसीलिए है कि एक सप्ताह में, जैसे आज मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया, एक दिन मैंने ऐसा कर लिया क्योंकि मुझे रात में ज्यादा काम था, ऐसे में 2 दिन कर लूंगा 3 घंटे सो करके। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही सिलसिला मेरा जो है वो हमेशा चलता रहे, तो बताइए चलेगा? कोलैप्स कर जाऊंगा। 2 दिन 3 दिन चल सकता है। ऐसे ही आप एग्जाम के समय में देखते हैं कितनी बार सोते ही नहीं है, लगातार 2 दिन जगे रह जाते हैं। आप ही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं किताबों को। वो तो मजबूरी में क्लास आना रहता है, क्योंकि टीचर पूछते रहते हैं कि कल कहां थे, तो परसों कहां थे। उसके बाद जो जा करके रखा 6 दिन तक देखा नहीं। लेकिन आप ही वो सख्त हैं कि जब एग्जाम आता है तो 16-16 घंटे लगे हुए,
बस खाना खाया, ये किया और उसके बाद क्या हो गए, फिर जो है वो अपने काम में लग गए। लेकिन मुझे बताइए, ऐसे बिना सोए हुए कितने देर पढ़ेंगे? 1 दिन 2 दिन, या मैं बोलूं पूरा का पूरा साल ऐसे ही निकाल दीजिए। प्रोफेशनल भी इसी साल कर ही लीजिए, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब एक ही बार हो जाए। कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना दिन नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही बोला गया, रामदीन 1 सप्ताह में कितना कर लिया? 12 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सप्ताह वो क्या करे, हर सप्ताह 12 घंटे करेगा तो नहीं बचेगा। तो इस केस में उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 1 क्वार्टर में कितना, यानी 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा 50 घंटे और 1 सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा कितना, 12 घंटे, 12 आवर्स। और जो भी ये एक्स्ट्रा काम करेगा उसका उसे क्या मिलेगा? ओवर टाइम जो है वो वेजेज मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अब याद रखिए, अगर मुझे फिर क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो मैं फिर ये नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज द ओवर टाइम प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। मस्त यहां पे क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है और लिख दिया जा सकता है कि रामदीन हैज वर्क फॉर दिस मेनी डेज विद इन दिस डे, 3 महीने का काम। एडवाइस ऑक्यूपायर फॉर द प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर ओवर टाइम। अब आपको वहां पे ये प्रोविजन भी चेक हो जाएगा और तब आपको बताना रहेगा कि उसने कितने देर क्या किया है, काम किया है, और इस पे क्वेश्चन में दूंगा भी। तो फिलहाल आप इसको जो है वो क्या करें, डन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने फैक्ट्रीज एक्ट में अभी तक जो पढ़ा है एक बार जरा हम लोग जो है वो सम अप करें। सबसे पहले हमने कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको हम जो है वो फैसिलिटी दे जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए जब वो काम कर रहा हो, जो उसके बेसिक फैसिलिटीज हो। अगर वो फीमेल है तो उनके अकॉर्डिंग, मेल है तो उनके अकॉर्डिंग, अगर उनके बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब वो उसे वहां लेकर के जाए, और किस एज तक का है उसके अकॉर्डिंग। जब ये चीज हमने कहा तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी कि जिस भी चीज को फैक्ट्री एक्ट के दायरे में लाना है उसके लिए उस चीज का फैक्ट्री होना जरूरी है। और फैक्ट्री होने के लिए क्या होना जरूरी है वहां पे? कौन सा एक्टिविटी? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत वाइड डेफिनेशन इसलिए दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा चीज किस दायरे में आ जाए? मैन्युफैक्चरिंग। और जब ज्यादा चीज मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, मुंह से पेन निकालिए, जब ज्यादा से ज्यादा चीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा तो क्या होगा? तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा जगह किस दायरे में आ जाएगा? फैक्ट्री के जो है वो दायरे में आ जाएगा। फिर हमने कहा कि अगर कोई चीज फैक्ट्री के दायरे में आ गया तो फैक्ट्रीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको कंप्लाई कौन कराए? कहा जिम्मेदारी ऑक्यूपायर के ऊपर। अगर वो इंडिविजुअल है यानी प्रोप्राइटर है तो वो करे, अगर वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में तो सारे पार्टनर, और अगर कंपनी के फॉर्म में है तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर ऑक्यूपायर कहलाएगा, ना कि एम्प्लॉयर कहलाएगा। इस पे केस लॉ भी सिखाया था आपको। इसके बाद हमने कहा कि जितने भी तरह के आपके ऑक्यूपायर हैं उनका ये काम है कि जब भी वो फैक्ट्री सेटअप करेंगे हमेशा जो है वो फैक्ट्री के शुरू होने से 15 दिन पहले कम से कम इसकी सूचना देंगे। और अगर सीजनल फैक्ट्री है तो पहली बार 15 दिन पहले, और हर सीजन के शुरुआत से पहले, जिसको रिज्यूम करना बोलते हैं, कितने दिन पहले? 30 दिन पहले इसकी सूचना देंगे। उसके बाद कहा गया कि ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, या तो मैनेजर अपॉइंट करे, और मैनेजर अपॉइंट करे तो 7 दिन के भीतर अपॉइंटमेंट के बता दे कि देखो मेरा गिरेबाना फटाक से मत पकड़ लेना, मैंने इसके लिए क्या कर दिया है, काबिल आदमी को अपॉइंट कर दिया है, उनके साथ कम्युनिकेट करना। और तब उसके बाद शुरू हुई हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजन का सिलसिला, जिसमें हमने फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस के तहत ढेर सारे फैसिलिटीज देखे, हमने वेलफेयर मेजर्स के तहत ढेर सारे फैसिलिटीज देखे, हमने सेफ्टी मेजर्स के तहत जो है वो चीजों को देखा कि क्या क्या सेफ्टी और क्या क्या चीज क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि वहां पे अगर कोई काम करेगा तो क्या उसका वर्किंग आवर रहेगा और ओवर टाइम किस लिमिट तक कर सकता है, और अगर फीमेल है तो कितने से कितने बजे के बीच में क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन अभी हमें जो है वो इसमें देखना है कि अगर वहां पे कोई जो है वो 18 साल से कम का बच्चा काम करता है तो सबसे पहले उसे हम क्या कहेंगे और उसे कितने देर काम करने की आजादी है। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर बच्चे से काम क्यों कराया जाए, क्योंकि इंडिया में तो चाइल्ड लेबर कराना नहीं है। लेकिन सोचिए जरा,
अगर जो है वो रामदीन नहीं है और राम दुलारी सिर्फ है और उसके पास चुन्नू मुन्नू है, अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है, उससे कम है, लेकिन अगर या तो उसे काम करने दिया जाए और या फिर वो चोरी चकारी करेगा, क्योंकि पापी पेट तो मानेगा नहीं, इसे खाना तो चाहिए ही चाहिए। इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाते हुए और साथ में बच्चा स्कूल भी जा सके, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते लिए इन्होंने चाइल्ड को और एडोलसेंट को, जिन दोनों को हम यंग पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं, तो पहले देखेंगे किसको चाइल्ड और किसको एडोलसेंट बोलेंगे और इनके लिए कितने देर काम करना और किस तरह से काम करना अलाउ किया गया है। और फिर हमें देखना रहेगा कि वुमेन को किस किस कंडीशन में वो जो है वो अपने टाइम के बाद भी जो है वो काम कर सकते हैं, यानी 7 PM to 6 PM के बीच में भी किस तरह के स्पेशल परमिशन पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर कहीं पे हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा हो तो वहां पे और एक्स्ट्रा क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे, और अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया गया तो ऐसे केस में क्या फाइन पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।